सारे एपिसोड दे दूँगा क्योंकि 2 दिन से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे और जिसको सुनना है नई स्टोरी और आगे के एपिसोड बहुत जल्द आएंगे ऐप को डाउनलोड कर लेना। सागा सीरीज़ ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। हेलो गाइस, ऐसे ही एपिसोड आते रहेंगे और आपको आगे के सीरीज़ ऐसे ही मिलती रहेगी और आप हम लोग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और भी बेहतरीन सीरीज़ मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। सागा सीरीज़ प्ले स्टोर से अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इन्जॉय करिए। और यहाँ पर भी ऐसे ही एपिसोड आते रहेंगे। सब लोग आगे बढ़कर नीचे देखने लगे। उन्होंने देखा कि नीचे कई दर्जन मील चौड़ा एक समतल क्षेत्र तैयार किया गया था, जिसके चारों ओर ज्वालामुखी थे जो घाटियों का रूप ले चुके थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह पूरा क्षेत्र पहले एक विशाल ज्वालामुखी था, जिसे पूरी तरह समतल कर दिया गया था और उस पर फॉर्मेशन लगाकर उसे निष्क्रिय किया गया था। जैसे जैसे ड्रैगन मार्शल शिप नीचे उतरता गया, गर्मी बढ़ती गई क्योंकि नीचे लावा उबल रहा था। दरअसल पूरे फिंगलन वॉल्केनो क्षेत्र के नीचे मैग्मा फैला हुआ था। हर फैक्शन के एयरशिप तय जगहों पर उतरने लगे। जिनके पास एयरशिप नहीं थे, वे रॉयल फैमिली के जहाज़ों से यहाँ लाए गए थे। हिडन ड्रैगन कॉन्फ्रेंस अगले दिन आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था। यहाँ केवल मैदान ही नहीं, बल्कि कई इमारतें भी बनाई गई थीं। बड़े फैक्शंस के लोग उनमें ठहर सकते थे, जबकि बाकी लोगों को खुद ही व्यवस्था करनी थी। चारों ओर लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे। कोई इस भव्य तैयारी की तारीफ कर रहा था, तो कोई सोच रहा था कि आखिर इस खतरनाक जगह को वेन्यू क्यों चुना गया। गंगा ने उतरते ही आसपास के माहौल को महसूस किया। तेज हवाएं और आग की ऊर्जा स्पष्ट रूप से मौजूद थी, लेकिन क्योंकि नीचे का ज्वालामुखी सील था, इसलिए फायर ड्रैगन एंटेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। हालांकि तेज हवाएं लगातार गरज रही थीं, जैसे सब कुछ उड़ा देंगी। गंगा ने मन ही मन सोचा कि यह हवा साधारण नहीं है, ये जानबूझकर एक जगह इकट्ठा की गई लगती है, और इसमें स्टॉर्म और व्हर्लविंड जैसे तत्व भी शामिल हैं। इसके बाद वह नगीना और रोमा के साथ मैदान का निरीक्षण करने लगा। बीच में 3000 मीटर लंबा चौड़ा एक विशाल अरेना था, जो काले लोहे के पत्थर से बना था और उस पर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशंस खुदे हुए थे। इतना बड़ा अरेना होने के बावजूद सोल कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स के लिए ये थोड़ा छोटा ही माना जाता था, लेकिन असली ताकत तो किसी भी परिस्थिति में अपनी पूरी शक्ति दिखाने में होती है। तभी पीछे से आवाज आई, गंगा। गंगा ने मुड़कर देखा। सामने एक बेहद सुंदर महिला खड़ी थी। लाल होंठ, गोरा चेहरा, पतली भौहें, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे कुछ अजीब लगा। ये गले में एडम्स एप्पल। गंगा के होंठ फड़क गए। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया, यह महिला नहीं बल्कि आदमी है। वह थोड़ा चौंका और बोला, तुम कौन हो? वो व्यक्ति नखरे से मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बोला, सुना है तुमने डुअल रेल्म्स समझ लिए हैं, और तुम ही अकेले हो जो होली एम्परर के अलावा ऐसा कर पाए हो। लेकिन तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत कम है, सिर्फ मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन। फिर भी हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में भाग लेने की हिम्मत है, ये अच्छी बात है। गंगा ने ठंडे स्वर में कहा, सीधे मुद्दे पर आओ, क्या कहना चाहते हो? वह व्यक्ति ठंडी हंसी हंसा और बोला, मेरा नाम टोनी है। सरस मेरा भाई था, और मैं उसका बदला लेने आया हूँ। तुम टोनी हो? गंगा सच में हैरान रह गया। उसने स्पिरिट टैबलेट में टोनी के बारे में पढ़ा था, एक दाढ़ी वाला, ताकतवर आदमी जो 2 बड़ी कुल्हाड़ियाँ चलाता है। लेकिन सामने खड़ा यह नाजुक, स्त्री सदृश व्यक्ति उससे बिल्कुल अलग था। गंगा ने शक भरी नजरों से पूछा, तुम सच में टोनी हो? टोनी ने कमर पर हाथ रखकर नखरे से कहा, हाँ, मैं ही टोनी हूँ, नाम कभी नहीं बदलती। उसकी हरकतें देखकर गंगा को सब समझ आ गया। वह भौहें चढ़ाकर बोला, तुम आदमी हो, फिर ये हाल कैसे हो गया? टोनी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं पहले एक आदमी था, लेकिन मेरी आत्मा एक स्त्री की है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत जल्द मैं पूरी तरह एक महिला बन जाऊंगी। हम टोनी ने नाक से आवाज निकालते हुए कहा, मेरे घर के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। गंगा ने कंधे उचकाए और कहा, तो तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। रुको। टोनी ने पैर पटका, आगे बढ़कर गंगा का रास्ता रोक लिया। उसने अपनी प्यारी आंखों से उसे घूरते हुए दांत भींचकर कहा, गंगा, सरस मेरा भाई था। मुझे पता है तुमने ही उसे मारा है, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
तुम दुआ करो कि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में तुम मुझसे ना टकराओ। गंगा ने भौं उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मिस टोनी, कहीं तुम्हें सरस से प्यार तो नहीं था? नहीं, मैं हमेशा उसे बड़े भाई की तरह मानती थी। टोनी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की उदासी उभरी और वह धीमे स्वर में बोली, जहां तक मेरे आदर्श पति की बात है, मैं अभी तक उससे नहीं मिली हूं। टोनी के नाजुक हाव भाव को देखकर गंगा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सिर हिलाया और जल्दी से भीड़ में घुसकर वहां से निकल गया। हे भगवान, ब्लैक स्टार पर तो अजीब अजीब लोग हैं। गंगा बड़बड़ाता हुआ तेजी से वहां से चला गया। टोनी ने गंगा की जाती हुई पीठ को देखा और खुद भी मुड़कर चली गई, बुदबुदाते हुए, वो लड़का दिखने में तो अच्छा है, अफसोस कि उसने सरस को मार दिया, वरना, छी, मैं क्या सोच रही हूँ। इसके बाद मुजीब, विजय, शोभित और बाकी लोग एक जगह इकट्ठा हुए। सरस और रवीना की मौत के बाद उनके छोटे समूह की कमान फिलहाल विजय के हाथ में थी, जबकि ओमकार को उन्होंने अलग कर दिया था। मुजीब ने गंभीर होकर कहा, एट लेक्स अलायंस के लोगों के अनुसार सरस, मदन और रवीना ने गंगा पर घात लगाया था और फिर खुद मारे गए। इसलिए संभावना यही है कि गंगा और नगीना ने मिलकर उन्हें मारा, लेकिन असली लड़ाई किसी ने नहीं देखी। जब तक लोग पहुंचे, वे तीनों पहले ही मर चुके थे। विजय ने कहा, उनका चूर चूर हो जाना ये दिखाता है कि विरोधी की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। गंगा और नगीना मिलकर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे शक है कि ओमकार और वीरू इसमें शामिल थे और उन्होंने गंगा को बचाया। मुजीब ने सहमति में कहा, और यह भी जानकारी है कि ओमकार और वीरू पोस्ट स्टेशन पर गंगा से सुलह कर चुके थे, इसलिए तुम्हारा शक बेबुनियाद नहीं है। शोभित ने भौहें सिकोड़कर कहा, तो क्या इसका मतलब है कि ओमकार का गंगा से झगड़ा भी सिर्फ दिखावा था? सभी ने सिर हिलाया, पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। तभी बाहर से एक आवाज आई, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जवाब बता देता हूँ। दरवाजा खुला और अंदर आए ओमकार और वीरू। उन्हें देखते ही सबके चेहरे पर नापसंदगी आ गई। विजय खड़ा हुआ और बोला, ब्रदर मार्क, माफ करना, आज की बैठक में तुम्हें नहीं बुलाया गया था। बिना बुलाए आना थोड़ा अनुचित है, इसलिए कृपया चले जाओ। ओमकार ने तिरस्कार से कहा, तो तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते? शोभित ने ठंडे स्वर में कहा, बात पसंद नापसंद की नहीं है, तुम्हें बुलाया नहीं गया, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तभी एक और आवाज गूंजी, शोभित, क्या तुम हमें बाहर निकालोगे? सबने मुड़कर देखा। दरवाजे से एक लंबा, हैंडसम आदमी अंदर आ रहा था, सफेद वस्त्रों में, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ। उसे देखते ही सबके चेहरे बदल गए। शोभित तुरंत झुक गया, नमस्कार, प्रिंस अंकित। यह व्यक्ति था अंकित, उसके परदादा लेफ्ट इंपीरियल इन्फोर्सर थे, इसलिए लोग उसे छोटा राजकुमार कहते थे। शोभित की हैसियत भी उसके सामने कुछ नहीं थी। मुजीब, विजय और बाकी सभी तुरंत झुक गए, नमस्कार, प्रिंस अंकित। सभी हैरान थे, ओमकार का अंकित से क्या संबंध हो गया? औपचारिकता की जरूरत नहीं। अंकित शांत भाव से अंदर आया, मुख्य सीट पर बैठा और ओमकार को इशारा किया, तेजस, आओ, मेरे पास बैठो। असल में वह ओमकार को ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन उसे लगा कि भविष्य में ये काम आ सकता है, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया। दोनों बैठ गए और बाकी लोग भी बैठ गए। विजय ने सम्मान से पूछा, प्रिंस अंकित, आप यहाँ किस लिए आए हैं? अंकित ने सबकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि रॉयल फैमिली ने हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के लिए विंड फॉरेस्ट फायर माउंटेन को ही क्यों चुना, जबकि और भी बहुत जगहें थीं? सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, किसी को जवाब नहीं पता था। पहले लोग इसे सिर्फ एक नया प्रयोग समझ रहे थे, लेकिन अब लग रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। मुजीब ने उत्सुकता से पूछा, प्रिंस अंकित, क्या इस जगह में तूफान और ज्वालामुखी के अलावा भी कोई खास बात है? अंकित ने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, फ्लेम गोस्ट, क्या तुमने कभी इसका नाम सुना है? फ्लेम डेमन। अंकित के मुंह से यह शब्द सुनते ही सब लोग हैरान रह गए, किसी के चेहरे पर कोई समझ नहीं थी। शोभित ने पूछा, यंग प्रिंस, ये फ्लेम गोस्ट क्या होता है? अंकित ने विजय की ओर देखा और कहा, विजय, तुम्हारे पिता त्रिलोकपुरी सिटी के सिटी लॉर्ड हैं, तुम्हें यांगी के बारे में कुछ तो पता होगा, तुम ही इन्हें समझाओ। सबकी नजरें विजय पर टिक गईं। विजय ने गंभीर स्वर में कहा,
फ्लेम गोस्ट एक अजीब तरह का जीव होता है। ये जमीन के नीचे की आग के सार से पैदा होता है, जिसमें बुद्धि विकसित हो जाती है और फिर वह मैग्मा से ह्यूमन रूप बना लेता है। इसकी बुद्धि ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये बेहद हिंसक होता है, सिर्फ मारना और जलाना ही जानता है। बहुत ही खतरनाक प्राणी है। ये सुनकर मुजीब ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ब्रदर, हमने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना, और ये फ्लेम डेमन कितने ताकतवर होते हैं? विजय ने जवाब दिया, इनकी ताकत बहुत अलग-अलग होती है। ज़्यादातर ट्रांसेंडेंट रेल्म से लेकर सोल कंडेंसेशन रेल्म तक के बराबर होते हैं, कुछ वॉइड रेल्म के बराबर भी होते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जिनमें अनडाइंग रेल्म जैसी ताकत होती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये लगातार आग की शक्ति को सोखकर खुद को और मजबूत कर सकते हैं, और इन्हें हराने के लिए पूरी तरह नष्ट करना पड़ता है, वरना ये फिर से आग और मैग्मा से बनकर जीवित हो जाते हैं। वह आगे बोला, जहाँ तक बात है कि तुमने इनके बारे में क्यों नहीं सुना, तो जब ये पहली बार प्रकट हुए थे, तब होली एम्परर ने खुद आकर इन्हें हराया और ज्वालामुखी के नीचे सील कर दिया। त्रिलोकपुरी सिटी इसी वजह से बनाया गया था, ताकि यहाँ निगरानी रखी जा सके कि ये दोबारा जागरे तो नहीं। मुजीब चौंक गया, अगर होली एम्परर ने इन्हें सील कर दिया था, तो फिर ये दोबारा कैसे जाग गए? विजय ने कहा, जो अभी जाग रहा है, वो पुराना सील्ड फ्लेम डेमन नहीं है, बल्कि नया पैदा हुआ फ्लेम डेमन है। मुजीब ने सोचा और कहा, तो होली एम्परर को उस समय पूरा त्रिलोकपुरी ही नष्ट कर देना चाहिए था। ये सुनते ही अंकित की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने कड़े स्वर में कहा, मुजीब, क्या तुम होली एम्परर की आलोचना कर रहे हो? मुजीब का चेहरा तुरंत बदल गया। वह झुक गया और बोला, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। अगर यह आरोप उस पर लग जाता, तो उसका पूरा सेक्ट भी संकट में आ सकता था। विजय ने हाथ जोड़कर पूछा, यंग प्रिंस, क्या इसका मतलब है कि फ्लेम डेमन फिर से जागने वाला है? अंकित ने सबकी ओर देखते हुए कहा, मैं आज यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि 5 दिनों के अंदर फिंगलन वोल्केनो का फ्लेम डेमन जाग जाएगा, और हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट यहाँ आयोजित करने का असली कारण यही है, ताकि तुम सब मिलकर उसे खत्म करो। ये सुनकर सबके दिल धड़क उठे। एक महिला ने पूछा, यंग प्रिंस, हमें पहले ये जानकारी क्यों नहीं दी गई? अंकित ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अगर पहले बता देते, तो क्या तुम यहाँ आते? फ्लेम डेमन से लड़ना आसान नहीं है, चाहे अंत में जीत जाओ, लेकिन भारी नुकसान जरूर होगा। अब सब समझ गए, रॉयल फैमिली ने उन्हें यहाँ इकट्ठा किया है ताकि वे फ्लेम डेमन से लड़ें, और साथ ही उनकी ताकत भी कमजोर हो जाए। अंकित ने उनकी सोच भांप ली और कहा, रॉयल फैमिली तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी भलाई कर रही है। अगर फ्लेम डेमन जागकर बाहर निकल गया, तो तुम्हारे पूरे सदर्न 9 काउंटीज के लिए खतरा होगा। अभी मिलकर उसे खत्म करना ही बेहतर है। ओमकार तुरंत खड़ा हुआ और बोला, यंग प्रिंस ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तुम लोग धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे? सबने तुरंत झुककर कहा, धन्यवाद, योर हाइनेस। अंकित ने अंत में कहा, ये खबर अभी गुप्त रखो, अपने अपने सेक्ट को भी मत बताना। अगर किसी और को पता चला, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबने एक साथ कहा, जी, योर हाइनेस। हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में अपनी ताकत बचाकर रखना, फ्लेम डेमन से लड़ने के लिए। इतना कहकर अंकित चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सब समझ चुके थे कि इस टूर्नामेंट का असली मकसद क्या है। अगले दिन हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। पूरे कैनियन में लाखों लोग जमा थे, हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। सभी स्पेक्टेटर्स ट्रांसेंडेंट रेल्म या उससे ऊपर के थे। अरेना के पीछे वीआईपी प्लेटफॉर्म बना था। सबसे ऊपर अनडाइंग रेल्म के एक्सपर्ट्स के लिए 4 सीटें थीं, और नीचे वॉइड रेल्म के लोगों के लिए। राजीव वहां बैठा भीड़ को देखते हुए सोच रहा था, इतने लोग हैं, फ्लेम डेमन को खत्म करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तभी उसके पास बैठे एलिसन ने पूछा, ब्रदर आरजे, अब तो बता दो, ये जगह ही क्यों चुनी गई? राजीव मुस्कुराया, अगर मैं कहूं कि हमने नक्शा फैलाया, आंख बंद करके पत्थर फेंका, और जहां गिरा वहीं टूर्नामेंट रख दिया, तो क्या तुम मानोगे? पास बैठे विनोद, रून गिल्ड के मशहूर एल्केमिस्ट, ने कहा, क्या सच में ऐसा है? जुबेर हंस पड़ा, तुम रॉयल फैमिली वाले खेल भी अजीब खेलते हो। इसी बीच 374 प्रतिभागी अरेना में प्रवेश कर चुके थे। ड्रैगन मार्शल अकेडमी, रोज काउंटी, बाहु अलायंस, हर फैक्शन के प्रतिभागी अपनी अपनी जगह बैठ गए। गंगा भी बैठ गया। उसने दाईं ओर देखा,
वहां टोनी बैठा था। उसे देखकर उसके होंठ फड़क गए। हेलो, मेरा नाम सागर है, बाईं ओर बैठे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा। गंगा ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ नरम थी, लेकिन उसकी आंखों में देखते ही गंगा को लगा जैसे उसकी चेतना जम गई हो। ये शरीर की ठंड नहीं थी, यह मन की ठंड थी। गंगा चौंक गया। ये मानसिक हमला है? गंगा को नहीं जानता था। दोनों पहली बार मिले थे और उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी सामने वाले का सीधे आध्यात्मिक हमला करना बेहद निर्दयी था। हालांकि सागर का आध्यात्मिक हमला बहुत ही साधारण था और रिफाइनिंग गॉड टेक्निक का अभ्यास कर चुके गंगा के लिए उसमें कोई खतरा नहीं था। गंगा ने मन ही मन ठंडी फुफकार भरी और अपनी दिव्य आत्मा को सक्रिय करते हुए 2,50,000 स्तर की दिव्य चेतना शक्ति छोड़ दी, जिसने तुरंत सागर के कमजोर हमले को रोक दिया। उसके दिमाग में आई ठंडक भी पल भर में गायब हो गई। फिर गंगा ने हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सागर की ओर देखते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम गंगा है। ये देखकर कि उसका हमला बेअसर रहा, सागर चौंक गया, क्योंकि उसके हमले अब तक हमेशा कारगर साबित हुए थे और सोल कंडेंसेशन रेल्म में शायद ही कोई उन्हें झेल पाया था। सामने खड़ा ये युवक केवल मिड स्टेज में था, फिर भी उसने उसका हमला रोक दिया। ये बात उसे अविश्वसनीय लगी। जब सागर कुछ पल तक चुप रहा, तो गंगा मुस्कुराकर बोला, वैसे किसी से मिलते ही उस पर हमला करना बहुत बदतमीजी है। सागर की आंखों में ठंडी चमक आई और उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। गंगा ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है बहरे आदमी, उम्मीद है कि रिंग में तुम मुझसे नहीं टकराओगे, वरना मैं तुम्हारा बहरापन ठीक कर दूंगा। ये सुनकर सागर के होंठ फड़के और वह ठंडे स्वर में बोला, दोस्त तुम कुछ ज्यादा ही। लेकिन गंगा ने बीच में रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, और उसे नजरअंदाज कर आगे देखने लगा। अपमानित महसूस करते हुए सागर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गंगा इतनी घमंड कैसे? जानते हो मेरा मास्टर कौन है? मुझे नाराज करोगे तो आसानी से मर जाओगे। गंगा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, जिससे सागर और भड़क गया और बोला, मेरा मास्टर जुबेर है, एक अनडाइंग रेल्म कल्टिवेटर, जो तुम्हें एक सोच में खत्म कर सकता है। गंगा ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, फिर भी तुम बकबक किए जा रहे हो। क्या तुम बेवकूफ़ हो? इसके बाद उसने टोनी से सीट बदलने को कहा और मजाक उड़ाया कि बगल वाला आदमी ज़्यादा हैंडसम है। टोनी ने सागर को नफरत से देखते हुए कहा कि वह तो किसी मरे हुए इंसान जैसा लगता है। ये सुनकर सागर गुस्से से भर गया, लेकिन टोनी बिल्कुल नहीं डरा और उसे और चिढ़ाने लगा। दोनों में बहस शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में टोनी की तीखी बातों के आगे सागर हार स्टैंडर्ड रख कान बंद करने लगा, जबकि टोनी गर्व से खड़ा रहा। ये देखकर गंगा हंसी रोक नहीं पाया। इसी बीच सभी प्रतिभागियों के पहुंचने पर राजीव हवा में उठकर प्रतियोगिता की घोषणा करने लगे। उन्होंने बताया कि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट एक एकेडमिक फॉर्मेट में होगा, जिसमें विजेता आगे बढ़ेगा और हारने वाला बाहर हो जाएगा, और मुकाबले का चयन यादृच्छिक ड्रॉ से होगा। टूर्नामेंट 5 दिन तक चलेगा और पहला राउंड आज होगा। इसके बाद ड्रॉ शुरू हुआ और पहला नाम मुजीब निकला, जिससे पूरे मैदान में हलचल मच गई, क्योंकि वह नंजीऊ काउंटी का एक प्रसिद्ध प्रतिभागी था। रेफरी के बुलाने पर मुजीब मंच पर पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह साफ झलक रहा था। इसके बाद एलिसन ने दूसरा नाम निकाला, गंगा। ये सुनकर गंगा भी चौंक गया, क्योंकि वह पहली ही लड़ाई में मुजीब का सामना करने वाला था। वह तुरंत मंच पर कूद गया, जबकि दर्शकों में चर्चा शुरू हो गई कि एक मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर कैसे ड्रैगन मार्शल अकेडमी के टॉप 10 में आ गया। कुछ लोग उसकी 2 अलग-अलग कलात्मक अवधारणाओं को देखने के लिए उत्साहित थे। मंच पर पहुंचकर मुजीब ने ठंडी नजरों से गंगा को देखते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सामना तुमसे होगा। गंगा ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्रदर अर्पित, थोड़ा रहम करना। मुजीब ने तिरस्कार से कहा, तुमने रवीना को मारा है, क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? गंगा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी पसंद है? मुजीब चुप रहा, मानो उसने बात मान ली हो। गंगा ने जानबूझकर उसे उकसाते हुए मुस्कुराकर कहा, खैर मुझे अफसोस है, रवीना और सरस अब बदकिस्मत प्रेमी बन चुके हैं। बकवास मत करो, मुजीब ने गंगा को घूरते हुए गुस्से में डांटा। गंगा ने कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, अगर तुम भरोसा नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ? गंगा, तुमने रवीना को मारा है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लड़ाई शुरू करने के लिए उत्सुक मुजीब ने रेफरी से चिल्लाकर कहा,
कृपया मुकाबले की शुरुआत की घोषणा करें। रेफरी ने कहा, गंगा सही कह रहा है, 1 मिनट। जब सबकी सांसें अटकी हुई थीं, तभी गंगा ने अचानक जोर से चिल्लाकर रेफरी को रोक दिया। वह क्या करने वाला है? क्या वह हार मानने वाला है? सबको गंगा का यह व्यवहार अजीब लगा। मुजीब ने व्यंग्य से कहा, गंगा, क्या तुम पिटने से डर गए हो और लड़ने की हिम्मत नहीं है? नहीं। गंगा मुस्कुराया, मंच की ओर मुड़ा, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, योर हाइनेस, मैं पूछना चाहता हूं कि इस हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में पहले स्थान का इनाम क्या है? ये सुनकर सभी चौंक गए। बहुत से लोग हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में नाम कमाने के लिए भाग लेते हैं, जबकि कुछ इनाम के लिए। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही इनाम के बारे में पूछना थोड़ा जल्दबाजी और घमंड भरा लगा। राजीव ने ठंडी नजरों से गंगा को देखते हुए कहा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? गंगा हंसते हुए बोला, अगर इनाम मेरे काम का हुआ तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, अगर नहीं तो बस ऐसे ही लड़ लूंगा। ये सुनकर पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। कितना घमंडी है, लगता है जैसे पूरी ताकत लगाएगा तो पहला स्थान पक्का है। क्या सिर्फ 2 रेल्म समझ लेने से उसे लगता है कि वह सबको नीचा दिखा सकता है? उसकी कल्टिवेशन तो सिर्फ सोल कंडेंसेशन रेल्म के मिड स्टेज में है, यही उसकी कमजोरी है। अगर उसे जीतना है तो उसे पीक तक पहुंचना होगा। मैं उसे पसंद करता था, लेकिन वह इतना घमंडी निकलेगा, सोचा नहीं था। गंगा की बात सुनकर एलिसन हंसा, फिर गुस्से में बोला, नाटक बंद करो और लड़ाई शुरू करो। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, डीन, मैं सच में इनाम जानना चाहता हूँ। इससे मुझे और बाकी सबको प्रेरणा मिलेगी। क्या यह अच्छा नहीं है? हालांकि एलिसन जानता था कि गंगा मजबूत है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह पहला स्थान जीत सकता है। आखिरकार अंकित, सागर, ओमकार जैसे प्रतिभाशाली लोग भी थे जो वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर के मुकाबले की ताकत रखते थे। अगर गंगा हार गया तो उसकी बातें न केवल उसे शर्मिंदा करेंगी, बल्कि ड्रैगन अकेडमी की भी बेइज्जती होगी। एलिसन नाराज होकर बोला, गंगा, तुम। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोलता, राजीव ने उसे रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, चूंकि सब इनाम जानना चाहते हैं तो मैं अभी बता देता हूँ। ये सुनकर पूरा मैदान उत्साहित हो उठा। एलिसन समझ गया कि राजीव के इरादे ठीक नहीं हैं और वह गंगा को शर्मिंदा करना चाहता है। राजीव ने ऊंची आवाज में घोषणा की, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के पहले स्थान विजेता को 50 मिलियन प्रथम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, एक 6 पैटर्न मिस्टेक वेपन, 105 पैटर्न मिस्टेक पिल्स, 10 6 पैटर्न मिस्टेक पिल्स और इस बार एक क्लाउड बॉर्न फ्रूट भी मिलेगा। क्लाउड बॉर्न फ्रूट, ये नाम सुनकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन बड़े सेक्ट के लोग उत्साहित हो गए। भीड़ में किसी ने पूछा, क्लाउड फ्रूट क्या है? क्लाउड बॉर्न फ्रूट बादलों के ऊपर उगता है और हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है। ये बेहद शक्तिशाली स्पिरिचुअल अर्ब है। इसे खाने से न केवल कल्टिवेशन बढ़ता है, बल्कि वॉइड रेल्म में प्रवेश करते समय मूल शक्ति को समझने में मदद मिलती है। ये वॉइड रेल्म में ब्रेक थ्रू के लिए बहुत कीमती है। ये चीज़ स्टार इटर्निटी फ्लावर से भी ज़्यादा उपयोगी लगती है। ये जानकर लोगों के मन में ईर्ष्या भर गई, लेकिन गंगा ने भौहें सिकोड़कर राजीव से पूछा, क्या सिर्फ क्लाउड बॉर्न फ्रूट ही है? वह यूआरके को कम नहीं आंक रहा था, बल्कि उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी मदद के वॉइड रेल्म में प्रवेश कर सकता है। इसलिए क्लाउड फ्रूट उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं था। बाकी चीज़ें भी उसके लिए मायने नहीं रखती थीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही 1 अरब से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स थे। लेकिन बाकी लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। ये लड़का यूआरके को भी महत्व नहीं देता, बहुत घमंडी है। हमने इसे पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी यह इतना घमंडी है, यहाँ तक कि राजीव के सामने भी। क्या ये रॉयल फैमिली को नाराज नहीं कर रहा? एलिसन नाराज था, लेकिन उसने सोचा कि गंगा पहले ही रॉयल फैमिली को नाराज कर चुका है, इसलिए अब फर्क नहीं पड़ता। फिर भी गंगा का व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। वो उसे डांटने ही वाला था कि राजीव मुस्कुराकर बोला, क्लाउड फ्रूट के अलावा एक और इनाम है। हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के टॉप 3 होली एम्परर की डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट को समझ सकते हैं। क्या होली एम्परर की डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट? वॉइड रेल्म में पहुंचने के बाद ही डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट बनाई जाती है, लेकिन ये कल्टिवेशन को कम कर देती है, इसलिए बहुत कम लोग इसे बनाते हैं। सोचा नहीं था कि होली एम्परर ने इसे छोड़ा होगा।
यह आम वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। टॉप 3 को यह मिलना कमाल है। पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा, यहाँ तक कि प्रतिभागियों की आंखें भी चमक उठीं। अंकित, जिसे पहले से इनाम पता था, भी थोड़ा हैरान हो गया। हालांकि वह रॉयल फैमिली से था, फिर भी बिना विशेष योगदान के वह इसे नहीं पा सकता था। तभी राजीव ने और बड़ा खुलासा किया, ये डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट तब बनाई गई थी जब होली एम्परर 3 फेजेस रेल्म में पहुंचा था। इसमें 3 फेजेस रेल्म की इच्छा भी शामिल है। भले ही यह कमजोर हो, लेकिन जो इसे समझ लेगा, उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये सुनकर पूरा मैदान पागल हो उठा। इस बार सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि वॉइड रेल्म के विशेषज्ञ भी आकर्षित हो गए। सामान्य तौर पर डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट वॉइड रेल्म के लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती, लेकिन 3 फेजेस रेल्म की डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट पूरे ब्लैक स्टार पर बेहद दुर्लभ चीज़ है। होली एम्परर के अलावा कोई इसे बना ही नहीं सकता। इसमें 3 फेजेस रेल्म की इच्छा शामिल हो सकती है, और वॉइड रेल्म के लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि एलिसन, विनोद और जुबेर जैसे शक्तिशाली लोग भी यह सुनकर प्रभावित हो गए। उमेश की डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट, गंगा की आंखों में चमक आ गई। यह वस्तु क्लाउड फ्रूट या स्टार फ्लावर जैसे स्पिरिचुअल हर्ब्स से कहीं ज़्यादा उपयोगी थी। डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट को समझकर जो लाभ मिलता है, वह उसके लिए द्वितीय था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इससे उमेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता था, जो भविष्य में उससे निपटने में बहुत काम आएगी। अब तक उमेश के रेल्म के अलावा गंगा को उसकी ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी कल्टिवेशन लेवल भी अज्ञात थी, और यह भी स्पष्ट नहीं था कि वह 3 फेजेस रेल्म में किस स्तर तक पहुंचा है। इस डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट को प्राप्त करना मानो एक नया द्वार खोलने जैसा होगा। मुझे इस डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट को जरूर समझना होगा, गंगा ने मन ही मन सोचा। फिर राजीव की ओर हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद योर हाइनेस, मुझे जानकारी देने के लिए। इसके बाद उसने रेफरी की ओर मुड़कर इशारा किया और कहा, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहले रोका था, अब कृपया मुकाबला शुरू करें। रेफरी ने बिना कुछ कहे सीधे घोषणा की, गंगा बनाम मुजीब, शुरू। घोषणा होते ही मुजीब ने 2 मीटर लंबी तलवार उठाई और तेज गति से गंगा की ओर झपटा। उसकी युद्ध क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। ये देखकर नीचे खड़े दर्शकों के चेहरे गंभीर हो गए और वे उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। इतनी ताकत के सामने गंगा टिक नहीं पाएगा। भीड़ में हलचल मच गई, सबको लगा मुजीब ही जीतेगा। कुछ तो ये भी सोच रहे थे कि वह गंगा को तुरंत मार देगा। प्रतिभागियों की सीटों पर भी ज़्यादातर लोग यही मान रहे थे कि मुजीब जीतेगा। लेकिन ओमकार, अंकित, वीरू जैसे कुछ लोग, जो सच्चाई जानते थे, मुजीब को दया की नज़र से देख रहे थे। वो बस बदकिस्मत था कि पहले ही मुकाबले में उसका सामना गंगा से हो गया। उसकी ताकत गंगा से बहुत कम थी, इसलिए उसकी हार तय थी। मैं डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट जरूर हासिल करूंगा। मुजीब की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने जोर से चिल्लाया और अपनी 3 पैटर्न वाली शैन वेपन तलवार से वार किया। हथियार के पैटर्न सक्रिय हो गए और भयंकर दबाव नीचे गिरा, मानो पूरा मंच टूट जाएगा। पावर कैन डिस्ट्रॉय ऑल थिंग्स। चमकती हुई तलवार की रोशनी ऊपर से गंगा की ओर गिरी। ब्लेड क्लैन का होने के कारण मुजीब की चाल इतनी तेज और प्रभावशाली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद ही एक तेज और घातक तलवार बन गया हो। उसी समय 7-फोल्ड ब्लेड की इंटेंट भी प्रकट हुई, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोल कंडेंसेशन के पीक स्तर पर मुजीब का ये हमला बेहद शक्तिशाली था। उसे पूरा विश्वास था कि वह गंगा को हरा देगा, लेकिन गंगा की नज़र में ये हमला साधारण था, यहाँ तक कि सरस के हमले से भी कमजोर। 9 स्टार्स अलाइंड। बिना हिचकिचाए गंगा ने अपनी तलवार निकाली। 3 पैटर्न मिस्टिक स्वॉर्ड के रून्स सक्रिय हुए और उसके शरीर से एक आग का ड्रैगन प्रकट हुआ, जो जोर से दहाड़ रहा था। पूरा मैदान तपती हुई गर्मी से भर गया और बैंगनी लाल आग ने पूरे वातावरण को लाल रंग में रंग दिया। आसमान की लाल चमक भी अब बैंगनी लाल हो गई। जैसे ही फायर ड्रैगन प्रकट हुआ, हवा, जंगल, आग और पर्वत की शक्तियां उसमें समाहित होने लगीं, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। 9 सितारे एक त्रिआयामी आकृति में जुड़ गए और मुजीब के हमले को घेरकर उसे पीछे धकेल दिया। जब इस शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ, तो सभी के चेहरे बदल गए।
सबको साफ दिख रहा था कि यह हमला मुजीब से ज़्यादा शक्तिशाली है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर तलवार की रोशनी टूट गई और मुजीब का हमला पूरी तरह नष्ट हो गया। मुजीब घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन वह चारों ओर से घिर चुका था। वह तेजी से पीछे उड़ा और साथ ही अपनी तलवार से बचाव करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके सारे हमले एक एक करके टूटते गए। ये कैसे संभव है? इतना शक्तिशाली हमला? मुजीब चौंक गया। बचने के लिए वह पीछे हटता हुआ मंच से बाहर निकल गया। धड़ाम, 9 सितारे एक साथ विस्फोट हो गए, लेकिन फॉर्मेशन के कारण उनकी ऊर्जा बाहर नहीं निकल सकी और आतिशबाजी की तरह फैल गई। दूसरी ओर मुजीब मंच से बाहर जा चुका था। नतीजा तय हो चुका था। रेफरी ने हैरानी से घोषणा की, गंगा विजेता है। ये सुनते ही पूरा मैदान गूंज उठा। ये कैसे हो सकता है? गंगा इतना ताकतवर? वह सिर्फ मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन में है, फिर भी उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है। उसने तो अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। अगर वह पूरी ताकत लगाता तो मुजीब बच भी नहीं पाता। आप लोग बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। गंगा ने मुजीब की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपनी सीट पर लौट गया। मुजीब का चेहरा गुस्से और पछतावे से भरा था। कुछ देर चुप रहने के बाद वह उदास होकर अपनी जगह पर लौट आया। क्योंकि यह एलिमिनेशन मुकाबला था, वह तुरंत बाहर हो गया। उसकी क्षमता टॉप 50 में आने लायक थी और शायद टॉप 20 में भी पहुंच सकता था। लेकिन गंगा से टकराते ही उसका सफ़र खत्म हो गया। कमबख्त, वो इतना ताकतवर कैसे है? मुजीब ने दांत पीसते हुए गंगा की ओर देखा। तभी ओमकार ने हंसते हुए कहा, इतना परेशान मत हो, गंगा तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसने अभी अपनी 60% ताकत भी नहीं लगाई थी, वरना तुम मर जाते। क्या 60% भी नहीं? ये सुनकर मुजीब, सोभित, विजय और बाकी लोग चौंक गए। ओमकार ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, देखते रहो, जब वह पूरी ताकत लगाएगा तब समझोगे। दूसरी ओर गंगा के बैठने के बाद टोनी उसे घूरता रहा और बोला, तुम बहुत ताकतवर हो। ठीक ठाक, गंगा ने हल्के से जवाब दिया। टोनी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, लेकिन चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, मैं तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करूंगा और सरस का बदला लूंगा। रुको, गंगा ने उसे रोका और कहा, पहले ये तो समझ लो कि सही कौन है और गलत कौन, फिर बदले की बात करना। टोनी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं बदला लूंगा। सिसी, गंगा के बोलने से पहले ही पास बैठे सागर ने तिरस्कार भरे स्वर में बड़बड़ाया। सागर के अफेमिनेट वाले ताने से उसका और टोनी का फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस बार भी कुछ ही बहस के बाद सागर हार मान गया, क्योंकि टोनी की बहस करने की क्षमता उससे कहीं ज़्यादा मजबूत थी। गंगा ये देखकर खुशी से हंस पड़ा। इसी बीच मंच पर मुकाबले फिर से शुरू हो चुके थे। आगे के मुकाबलों में कई डार्क हॉर्स खिलाड़ी सामने आए, लेकिन गंगा जैसा कोई भी नहीं दिखा जिसने अपने से ऊंचे स्तर के ओपोनेंट को हराया हो। आखिरकार इस प्रतियोगिता में शामिल पीक स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स सभी सदर्न 9 काउंटीज के प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लोग थे। गंगा के अलावा केवल 3-4 ही ऐसे थे जो लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन में थे। इन लेट स्टेज कल्टिवेटर्स के लिए ही हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में प्रवेश पाना बहुत कठिन था, तो पीक स्टेज के लोगों को हराना उनके लिए और भी मुश्किल था। पता ही नहीं चला और रात हो गई। आसमान में लावा बह रहा था, जिसकी रोशनी पूरे मैदान को प्रकाशित कर रही थी, और मुकाबले लगातार जारी थे। आधी रात तक जाकर ही मुकाबले पूरी तरह खत्म हुए। उस दिन कुल 187 मुकाबले हुए। सभी ने पूरी ताकत लगाई और जीत हार जल्दी तय हो गई। बहुत कम मुकाबले बराबरी के थे। कुल 376 प्रतिभागियों में से आधे बाहर हो गए और आधे अगले दौर में पहुंच गए। जो 187 आगे बढ़े, उनके टोकन फिर से हिडन बॉक्स में डाल दिए गए और अगले दिन फिर से रैंडम ड्रॉ होगा। ड्रैगन मार्शल अकेडमी का प्रदर्शन शानदार रहा। उनके सभी 10 छात्र दूसरे दौर में पहुंच गए। असल में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। मजबूत लोग और मजबूत साबित हुए। केवल मुजीब का बाहर होना ही एक आश्चर्य था। अंकित, सोभित, विजय, सागर, टोनी आदि सभी अगले दौर में पहुंच गए। जब राजीव ने पहले दिन के अंत की घोषणा की तो भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी।
हालांकि लोगों ने आज 100 से ज़्यादा मुकाबले देखे थे, फिर भी उन्हें लगा कि अभी और देखने को बाकी है। जाते समय भी वे उत्साह से चर्चा कर रहे थे और अगले दिन के मुकाबलों का इंतजार कर रहे थे। दूसरे दौर में पहुंचने वाले सभी खिलाड़ी ज़्यादा मजबूत थे, इसलिए अगले दिन के मुकाबले और भी रोमांचक होने वाले थे। चेन कुनाल बहनों के साथ जा रहा था। उस दिन उसके शानदार प्रदर्शन और यिन बहनों की सुंदरता ने सबका ध्यान खींच लिया। सागर और टोनी दोनों ही गंगा को देख रहे थे, लेकिन उनके भाव अलग थे। सागर की नज़रों में नफरत थी। उसने तय कर लिया था कि अगर वह गंगा से भिड़ा तो सीधे उसे मार देगा। उसे विश्वास था कि उसके मास्टर जुबेर के सहारे और किसी बहाने से वह बच जाएगा। दूसरी ओर टोनी की नज़रों में प्रशंसा और संदेह दोनों थे। जब सब लोग चले गए तो टोनी मुजीब से मिलने गया। पूरी घटना जानने के बाद उसने गंगा के प्रति अपनी नाराज़गी छोड़ दी, क्योंकि पूरे मामले में गंगा की कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक कि सरस की मौत भी उसकी अपनी गलती थी। हालांकि टोनी थोड़ा अफेमिनेट था, लेकिन वह सही और गलत में फ़र्क समझता था। सच्चाई जानने के बाद वह दुविधा में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बदला लेना चाहिए या नहीं। आखिरकार पूरी रात सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह सरस का बदला लेगा। ये सही गलत के लिए नहीं, बल्कि भाईचारे के लिए होगा। दूसरे दिन कुल 93 मुकाबले हुए, जिसमें एक व्यक्ति को बाय मिला। आज मुकाबले कल से भी तेज खत्म हुए, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुकाबले कम थे, बल्कि इसलिए भी कि अब सभी एक दूसरे की ताकत पहचान चुके थे। कुछ प्रतिभागियों ने ये जानकर कि वे जीत नहीं सकते, पहले ही हार मान ली, जिसमें गंगा का ओपोनेंट भी शामिल था। मुजीब को आसानी से हराने के बाद अब लोग मानने लगे थे कि गंगा टॉप 20 में जरूर है। ड्रैगन मार्शल अकेडमी फिर से मजबूत रहा। केवल 3 छात्र बाहर हुए और 7 आगे बढ़े। तीसरे दिन कुल 47 मुकाबले हुए। हालांकि मुकाबलों की संख्या पहले दिन की चौथाई थी, लेकिन समय उतना ही लगा, देर रात तक। उस दिन के मुकाबले वास्तव में शानदार थे। सभी 94 प्रतिभागी सदर्न 9 काउंटीज के शीर्ष प्रतिभाशाली थे, जिनकी ताकत बेहद ज्यादा थी। वे वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर से नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अपने स्तर के 2 साधारण कल्टिवेटर्स को आसानी से हरा सकते थे। उस दिन कुछ मुकाबले ड्रॉ भी हुए, जहां दोनों खिलाड़ी एक साथ मंच से गिर गए। कुछ लोग गलतियों के कारण दोनों ही हार गए। गंगा का ओपोनेंट भी एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली था, जो उसे कमजोर समझ रहा था और उसे हराने की कसम खा रहा था। लेकिन गंगा ने उसे एक ही चाल में हरा दिया। इसके अलावा ड्रैगन अकेडमी के 4 और छात्र आगे बढ़े, ओमकार, वीरू, सिया और नगीना। मुकाबले देखते हुए गंगा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि नगीना की ताकत रोमा से ज्यादा है। स्पष्ट था कि छोटी बहन नगीना ज्यादा प्रतिभाशाली थी, इसीलिए रोमा अपनी उम्मीदें उसी पर रखती थी और उसे मेहनत से कल्टिवेशन करने को कहती थी। केवल जब नगीना वॉइड रेल्म में पहुंचेगी, तभी वे रमन को मारकर अपने कबीले का बदला ले सकेंगे। तीसरे दिन के अंत में मौत, ड्रॉ और अन्य कारणों से कुल 48 लोग आगे बढ़े। चौथे दिन सुबह होने से पहले ही बहुत से लोग मैदान में पहुंच गए। क्योंकि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट सभी के लिए खुला था और कोई सीट तय नहीं थी, इसलिए लोग अच्छी जगह पाने के लिए जल्दी आ गए। अब प्रतियोगिता टॉप 48 के स्तर पर पहुंच चुकी थी। ये सभी 48 लोग बेहद शक्तिशाली थे और भविष्य में वॉइड रेल्म में पहुंचने की क्षमता रखते थे। उनके बीच होने वाले मुकाबले निश्चित रूप से शानदार होने वाले थे। दर्शक भी इसे मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए सुबह होने से पहले ही पूरा मैदान भीड़ से भर गया। लगता है आज के मुकाबलों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। मंच पर बैठे राजीव ने भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इमॉर्टल रेल्म के 3 कल्टिवेटर्स, विनोद, एलिसन और जुबेर, चुप रहे, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया। राजीव ने एलिसन की ओर देखते हुए पूछा, डीन, क्या आपके अकेडमी का गंगा आज फिर कोई चमत्कार कर पाएगा और अगले दौर में पहुंच जाएगा? एलिसन ने कहा, हालांकि गंगा मजबूत है, लेकिन उसकी कल्टिवेशन लेवल उसकी कमजोरी है। टॉप 48 में पहुंचना ही बड़ी बात है। अगर वह आज हार भी जाता है तो ये सामान्य है। मुझे विश्वास है कि अगली हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में वह जरूर चैंपियन बनेगा। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को घुमा दिया। राजीव ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन पहले मुकाबले से पहले उसकी बातें सुनकर तो लगता है कि वह पहला स्थान जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। शायद वह हमें चौंका दे।
एलिसन समझ गया कि राजीव उसे घमंडी कहकर ताना मार रहा है, इसलिए वो मुस्कुराया और चुप रहा। लगता है डीन को भी गंगा पर भरोसा नहीं है। एलिसन को चुप देखकर राजीव हंस पड़ा और व्यंग्य किया। एलिसन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे मजा न आता देख राजीव ने जुबेर की ओर मुड़कर पूछा, ब्रदर, इस हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में तुम्हारे हिसाब से कौन पहला स्थान जीत सकता है? जुबेर के पीले चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उसने आत्मविश्वास से कहा, पहला स्थान तो निश्चित रूप से मेरे शिष्य सागर का ही होगा। ओह, लगता है तुम्हारा शिष्य काफी शक्तिशाली है। राजीव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसके अनुसार पहला स्थान तो पहले से ही उसके परपोते अंकित का तय था। फिर उसने विनोद से पूछा, मास्टर, आपके अनुसार कौन पहला स्थान जीत सकता है? विनोद ने शांत भाव से दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार सागर, ओमकार, अंकित जैसे कई शक्तिशाली प्रतिभागी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रून गिल्ड से आया शिया वे भी पहले स्थान के लिए दावेदार है। हालांकि उसने सीधे नहीं कहा, लेकिन साफ था कि वो शिया वे को बहुत मजबूत मानता था। वास्तव में शिया वे काफी ताकतवर था। पिछले 3 दिनों में उसने बहुत आसानी और तेजी से मुकाबले खत्म किए थे, जिससे साफ था कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। उसी समय सभी 48 प्रतिभागी मैदान में आ गए और अपनी जगह पर बैठ गए। जो पहले ही बाहर हो चुके थे, वे अब सिर्फ किनारे खड़े होकर देख सकते थे, उनके लिए बैठने की जगह भी नहीं थी। जैसे ही प्रतिभागी मंच पर आए, दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया, मानो अपने आदर्शों का स्वागत कर रहे हों। सभी कल्टिवेटर्स होने के कारण उनकी आवाज और आभा बेहद शक्तिशाली थी। कुछ ही पलों में पूरा मैदान गूंज उठा, मानो हवा ही फट जाएगी। ठीक है, मुकाबला शुरू करते हैं, अब ड्रॉ किया जाएगा। राजीव ने बिना समय बर्बाद किए घोषणा की और हिडन बॉक्स से एक टोकन निकाला। नाम देखकर उसने कहा, नगीना। रेफरी ने तुरंत पुकारा, नगीना, मंच पर आएं। 3 दिनों की लड़ाई के बाद नगीना अब घबराई नहीं। वह उठी और मंच पर कूद गई। जाओ, छोटी बहन, रोमा ने भीड़ में खड़े होकर उत्साह से चिल्लाया। उसकी आवाज से साफ था कि वह खुद से ज्यादा अपनी बहन के लिए उत्साहित थी। नगीना की सुंदरता के कारण पूरा मैदान उत्साह से भर गया। जो भी उसका मुकाबला करेगा, उसे हारना ही पड़ेगा। नगीना मेरी ड्रीम गर्ल है, कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। इन आवाजों से नगीना शर्म से लाल हो गई। इसके बाद विनोद ने अगला नाम घोषित किया, अंकित। ये सुनते ही पूरा मैदान हिल गया। अभी तक जो शोर था, वह अचानक थम गया। कोई भी अंकित के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह रॉयल फैमिली से था। रॉयल फैमिली का अपमान करना मतलब मौत को बुलाना था। इसलिए पूरा मैदान एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। हम्मा, अंकित ने ठंडी फुफकार भरी और मंच पर आ गया। उसने नगीना को ऊपर से नीचे तक देखा और घमंड से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ, तो मैं तुम्हें हारने से बचा सकता हूँ। ये सुनकर नगीना का चेहरा बदल गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, बकवास मत करो, मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन नहीं बनूंगी। ये सुनकर पूरा मैदान दंग रह गया। सब समझ गए कि अंकित ने उसे टेलीपैथी से प्रस्ताव दिया था, लेकिन नगीना ने उसे ठुकरा दिया। लोगों के मन में अंकित के लिए तिरस्कार पैदा हुआ। लेकिन अंकित ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। नगीना ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ ली और बहस करने की जरूरत नहीं समझी। उसने अपनी 3 पैटर्न शान तलवार निकाली और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। तुम पछताओगी। अंकित की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने हथियार भी नहीं निकाला और हाथ पीछे रखे खड़ा रहा, जैसे नगीना उसके लायक ही नहीं हो। रेफरी ने घोषणा की, अंकित बनाम नगीना, शुरू। अंकित ने घमंड से कहा, तुम महिला हो, पहले हमला करो। सबको उसका घमंड दिख रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले उसने बिना हथियार के आसानी से जीत हासिल की थी, इसलिए लोगों को लगा कि उसे ऐसा बोलने का अधिकार है। लेकिन अब सभी टॉप 48 थे, क्या वो अभी भी इतना घमंडी रह सकता है? इसी सोच में थे कि नगीना ने हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर 7-फोल्ड स्नोफ्लेक इंटेंट छोड़ी और उसकी तलवार की रोशनी सीधे अंकित की ओर बढ़ी। बस इतना ही। अंकित ने सिर हिलाया और बिना हिले खड़ा रहा। जैसे ही हमला उसके पास पहुंचा, उसने अचानक पैर उठाकर सामने किक मारी, विंड गॉड लेग। उसके पैर से निकली शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने नगीना के हमले को पूरी तरह दबा दिया।
विंड, फॉरेस्ट, फायर, माउंटेन की शक्तियों से उसका हमला और भी तेज और शक्तिशाली हो गया। धड़ाम, नगीना की तलवार की रोशनी तुरंत टूट गई, लेकिन हमला रुका नहीं और उसी गति से उसकी ओर बढ़ता रहा। उसकी गति इतनी तेज थी कि पीक सोल कंडेंसेशन के लोग भी सिर्फ एक काली छाया ही देख पाए। नगीना चौंक गई और बचने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही वह चोट खाने वाली थी, अचानक उसके सामने एक आकृति आ गई। वह कोई और नहीं, बल्कि अंकित खुद था। वह हवा में खड़ा था, हाथ पीछे रखे हुए, और उसने सीधे उस हमले को पैर से रोक दिया। धड़ाम, हमला विस्फोट हो गया और चारों ओर ऊर्जा फैल गई। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीज थी अंकित की गति। उसने पहले हमला किया, फिर उससे पहले ही खुद वहां पहुंच गया। ये गति अविश्वसनीय थी। क्या शानदार लेग वर्क है। लेग टेक्निक तो कुछ भी नहीं, अंकित की स्पीड असली डरावनी चीज है। उसने जरूर कोई मूवमेंट टेक्निक सीखी है, और रॉयल फैमिली की एडवांस टेक्निक होगी, तभी वह इतना तेज है। इतनी स्पीड के सामने कौन टिक सकता है? उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस स्टॉर्म है, और वह विंड गॉड लेग का इस्तेमाल करता है। लगता है हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट को विंड फॉरेस्ट फायर माउंटेन में आयोजित करना भी उसी के लिए फायदेमंद बनाया गया है। भीड़ की इन चर्चाओं के बीच गंगा समझ गया कि जो हवा बिखरी होनी चाहिए थी, वह एक जगह इकट्ठा होकर तूफानी माहौल बना रही है। ये सब इंसानी दखल था। जैसा कि लोग कह रहे थे, ये सब अंकित की मदद के लिए किया गया था। हम रॉयल फैमिली की यही औकात है। हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में पहला स्थान भी पक्का नहीं कर सकते, इसलिए चीटिंग करनी पड़ती है। गंगा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और बुदबुदाया। ये सुनकर ओमकार, विजय, शोभित आदि, जो अंकित के समर्थक थे, नाराज हो गए। विजय ने ठंडे स्वर में कहा, गंगा, चाहे तुम कितने भी मजबूत हो, प्रिंस अंकित के सामने कुछ नहीं हो। विंड फॉरेस्ट फायर माउंटेन के बिना भी वह तुम्हें एक झटके में मार सकता है। गंगा हंस पड़ा, वह कितना भी ताकतवर हो, तुमसे उसका क्या लेना देना? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे उसकी ताकत तुम्हारी हो, काफी मजाकिया है। विजय ने तिरस्कार से कहा, अगर हम दोनों भिड़े तो मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। अच्छा, तो उम्मीद है कि हम जरूर मिलेंगे। गंगा मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपना ध्यान फिर से मंच की ओर लगाया और अंकित को ध्यान से देखने लगा। उसे मानना पड़ा कि अंकित वाकई बहुत शक्तिशाली था। लेकिन जहां बाकी लोग उसकी मूवमेंट टेक्निक को समझ नहीं पा रहे थे, वहीं गंगा उसे भांप चुका था। इस टेक्निक का नाम शैडो विंड स्टेप था, इतनी तेज कि शैडो भी पीछे रह जाए। हालांकि उसकी स्टॉर्म इंटेंस स्पीड के लिए नहीं थी, लेकिन हवा के कारण उसकी टेक्निक और प्रभावशाली हो गई थी। फिर भी अंकित अभी इसे पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया था। उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, और इसी कमजोरी के कारण गंगा उसे आसानी से हरा सकता था। गंगा मुस्कुराया, अंकित, अगर तुम मुझसे टकराए तो मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। इसी बीच मंच पर अंकित ने नगीना के हमले को रोककर उसकी ओर मुड़कर कहा, मिस जिनी, हार मान लो। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं हार नहीं मानूंगी। नगीना ने दांत भींचकर कहा और पीछे हटते हुए दूरी बना ली, ताकि सीधे मुकाबला कर सके। अंकित के चेहरे पर नाराजगी झलकी। वह महिलाओं से कभी मना नहीं सुना था। उसकी रॉयल आइडेंटिटी के सामने सब झुक जाते थे। उसने ठंडी नजरों से कहा, तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, क्या तुम फिर मना करोगी? मेरी औरत बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम्हारी बातें घिनौनी हैं, नगीना ने नफरत से कहा और फिर से हमला कर दिया। तुम्हें पछताना पड़ेगा। अंकित ने मन ही मन ठान लिया कि वह उसे पहले हासिल करेगा और फिर मार डालेगा। अचानक धड़ाम एक जोरदार आवाज हुई। वॉइड रेल्म और अनडाइंग रेल्म के लोगों को छोड़कर कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। अगले ही पल अंकित अचानक नगीना के पीछे प्रकट हुआ और उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया। पफ, नगीना के मुंह से खून निकला और वह नीचे गिर गई। उसकी पीठ के कपड़े फट गए थे, खून बह रहा था और उसकी पसलियां तक दिखाई दे रही थीं। वह बेहोश पड़ी रही। सिर्फ एक वार में अंकित ने उसे हरा दिया। छोटी बहन नगीना, रोमा और गंगा दोनों चौंककर उसकी ओर दौड़े। गंगा सबसे पहले पहुंचा। उसने उसकी हालत देखी और राहत की सांस ली। उसकी फाउंडेशन सुरक्षित थी। फिर उसने दवाई देकर रोमा को सौंपते हुए कहा, चिंता मत करो, 1 महीने में ठीक हो जाएगी। रोमा ने राहत की सांस ली, लेकिन अंकित के प्रति उसके मन में गुस्सा भर गया।
फिर भी रॉयल फैमिली के डर से वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी बहन को लेकर चली गई। पूरा मैदान गुस्से से भर गया। सबको पता था कि अंकित आसानी से उसे हरा सकता था, लेकिन उसने उसे बुरी तरह घायल किया। ये क्रूरता थी, लेकिन रॉयल फैमिली के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने तो अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई और वह हार गई। कितना बोरिंग है, अंकित ने ठंडे स्वर में कहा और मंच से उतर गया। रुको! तभी अचानक एक आवाज गूंजी। यह आवाज गंगा की थी। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। गंगा, अब क्या करना चाहते हो? एलिसन ने नाराज होकर पूछा। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, डीन, मैं माफी चाहता हूँ। मैं परेशानी नहीं पैदा करना चाहता, मैं बस एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्या? एलिसन ने अधीर होकर पूछा। गंगा ने गंभीर स्वर में कहा, डीन, योर हाइनेस, मैं अंकित को चुनौती देना चाहता हूँ। कृपया इजाज़त दें। मैं अंकित को चुनौती देना चाहता हूँ। गंगा के शब्दों ने पूरे मैदान को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर अचानक चारों तरफ से जोरदार शोर उठ गया। क्या वो अंकित को चुनौती देना चाहता है? क्या वो पागल हो गया है? उसने सच में अंकित को चुनौती देने की हिम्मत की? क्या वो सच में इतना ताकतवर है? मार्शल आर्ट्स की वर्ल्ड में गति ही सब कुछ है। अंकित की गति बेहद डरावने स्तर तक पहुंच चुकी है। चाहे गंगा की लड़ाकू शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर उसकी गति कम हुई तो वो जीत नहीं सकता। गति की बात तो छोड़ो, गंगा की कल्टिवेशन लेवल सिर्फ सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में है और हर मामले में वो अंकित से कमजोर है। लेकिन नगीना के लिए उसने खड़े होकर अंकित को चुनौती दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आदमी मेरे लिए ऐसा करे तो मैं उससे जरूर शादी कर लूंगी। पूरा मैदान चर्चाओं से गूंज उठा, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं था कि गंगा अंकित को हरा सकता है। रोमा अपनी पीठ पर नगीना को उठाए अपने निवास की ओर लौट रही थी। उसी समय वह अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर गंगा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स भाव झलक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या गंगा मेरी बहन के लिए अंकित को चुनौती दे रहा है? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने अपने अंदाजे की कंफर्म कर ली। उसने नगीना का सिर देखा जो उसके कंधे के पीछे से झांक रहा था और सोचा, गंगा सच में भरोसेमंद इंसान है। अगर मेरी बहन उसे पसंद करती है तो उन्हें मिलाना अच्छा होगा। होश में आते ही रोमा ने गंभीरता से अंकित की ओर देखा और मन ही मन बोली, लेकिन गंगा ने राजपरिवार को नाराज कर दिया है और अब अंकित को भी उकसा रहा है। भविष्य में वो बच पाएगा या नहीं, कहना मुश्किल है। ये सोचकर रोमा के दिल में चिंता भर गई। इसी समय चुनौती का केंद्र बने अंकित हंस पड़ा, एक तिरस्कार भरी हंसी। उसकी नज़र में गंगा वाकई काबिल था, लेकिन उसे हराना असंभव था। अब गंगा का उसे चुनौती देना उसकी नज़र में मूर्खता थी, सीधे सीधे मौत को न्योता देना। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ओमकार, वीरू, विजय, शोभित और अन्य प्रतियोगी भी यही सोच रहे थे कि गंगा मौत को बुला रहा है। मुझे डर था कि गंगा कहीं मुझसे या अंकित से टकरा न जाए, लेकिन अब उसने खुद ही अंकित को चुनौती दे दी है। जैसे ही प्रिंस राजीव मान जाएगा, इसका अंत तय है। ओमकार उत्साह से गंगा को घूर रहा था। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि अंकित उसे मार डाले। थोड़ी दूर बैठी सिया चिंतित दिख रही थी। वह तुरंत खड़ी हुई और चिल्लाई, जूनियर ब्रदर, आवेश में मत आओ। आवाज सुनकर गंगा ने उसकी ओर देखा और हैरान रह गया। उसके हिसाब से सिया और ओमकार एक ही पक्ष में थे, लेकिन अब सिया उसकी चिंता कर रही थी। लगता है भले ही सिया को ओमकार पसंद हो, लेकिन उसका स्वभाव उससे अलग है। गंगा ने मन ही मन सोचा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर आवाज के जरिए कहा, चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, मैं ठीक रहूंगा। लेकिन सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एक ठंडी और तेज आभा ने जकड़ लिया। वह रुक गई, मुड़ी और देखा, वह आभा ओमकार से आ रही थी। वह आभा बेहद ठंडी और तेज थी, जिसमें हल्की हत्या की मंशा भी थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह ओमकार ही था, सीनियर ब्रदर। सिया बुदबुदाई, उसका चेहरा दुख से भर गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे उस पल उसकी जिंदगी की सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। ओमकार का चेहरा ठंडा था। उसने दांत भींचकर कहा, वो औरत कहती है कि उसे मैं पसंद हूं, लेकिन अब गंगा की इतनी चिंता कर रही है, उसे मेरी कोई इज्जत नहीं।
ये सुनकर वीरू ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तेजस, असल में सीनियर सिस्टर ई। वीरू, क्या तुम भी मुझे धोखा देने वाले हो? ओमकार ने बीच में ही उसे रोक दिया, उसकी आंखों में शक भर गया। उस पल वीरू के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने मन ही मन आह भरी और गंभीर स्वर में कहा, तेजस, चाहे कुछ भी हो, मैं वीरू हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। गंगा, तुम हद से ज्यादा घमंडी हो। तुरंत प्रतियोगियों के मंच पर वापस जाओ। अगर तुमने फिर से हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का क्रम बिगाड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक जोरदार आवाज गूंजी। यह एलिसन था, जो अब गुस्से में था। गंगा के बार बार नियम तोड़ने से वह नाराज हो गया था। हालांकि उसका चिल्लाना असल में गंगा की रक्षा के लिए था, क्योंकि अगर राजीव हस्तक्षेप करता और सीधे हमला कर देता तो स्थिति खतरनाक हो जाती। और अगर वो मुकाबला स्वीकार कर लेता तो एलिसन को यकीन था कि गंगा सिर्फ हारेगा ही नहीं बल्कि बुरी तरह कुचल दिया जाएगा। गंगा ने एलिसन की मंशा समझ ली और सम्मानपूर्वक कहा, डीन, मैं घमंडी नहीं हूँ और न ही यूनिवर्सिटी को शर्मिंदा करना चाहता हूँ। कृपया निश्चिंत रहें, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अंकित को हरा सकता हूँ। उसने जानबूझकर जूनियर सिस्टर रूई को घायल किया है और मुझे यूनिवर्सिटी के लिए न्याय लेना ही होगा। एलिसन भी नगीना की चोट से नाराज था, लेकिन लड़ाइयों में ऐसा होता है, कोई परिणाम पहले से तय नहीं होता। हारने के बाद बहाने बनाना केवल अपमान ही लाता है। लेकिन जब उसने गंगा की बात सुनी तो उसके अंदर भावनाएं उमड़ पड़ीं। क्या मैं बहुत ज्यादा डरपोक हो गया हूँ? अगर मैंने पहले अंकित को उसकी निर्दयता के लिए डांटा होता तो क्या ये स्थिति आती? उसने गंगा की दृढ़ नजरों को देखा और उसके मन में संदेह पैदा हुआ। क्या वो सच में अंकित को हरा सकता है? इसी बीच राजीव की आंखों में ठंडी चमक आई और वह जोर से हंसा। गंगा, तुम सच में मेरे हेवनली सेंट एम्पायर के योग्य युवक हो। ताकतवर के सामने खड़े होकर चुनौती देना, यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। ये सुनते ही एलिसन, रोमा, सिया और बाकी लोग समझ गए कि कुछ गलत होने वाला है। स्पष्ट था, राजीव चुनौती स्वीकार करने वाला था। राजीव मुस्कुराया और बोला, लेकिन हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के नियम नहीं तोड़े जा सकते। विजेता का फैसला ड्रॉ से होगा। अगर तुम अंकित को चुनौती देना चाहते हो तो हमारी सहमति का कोई मतलब नहीं। तुम उससे खुद पूछो, अगर वह मान जाए तो यह मंच तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त मुकाबले के रूप में दिया जाएगा, जो मुख्य प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा है। गंगा ने सिर हिलाया, अंकित की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, अंकित, क्या तुम इस लड़ाई को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? हा हा हा, अंकित जोर से हंसा, उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। गंगा, क्या तुम्हें लगता है कि दो क्षेत्रों को समझ लेने से तुम अजेय हो गए हो? तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? सच कहूं तो तुम जैसे लोग मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हैं। इतना कहकर उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह ठंडी कठोरता आ गई। लेकिन अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चूंकि यह अतिरिक्त मुकाबला है, मौत तक लड़ाई, क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? क्या अंकित ने सच में जीवन मृत्यु की लड़ाई का प्रस्ताव रखा? वह तो बेहद निर्दयी है। राजपरिवार की गरिमा का अपमान नहीं किया जा सकता। गंगा ने सभा को बाधित किया और अंकित को चुनौती दी, इसलिए अंकित उसे छोड़ने वाला नहीं है। गंगा का पहले से ही राजपरिवार से बैर था और अंकित ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म करने की सोची है। मुझे लगता है गंगा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, वरना वह निश्चित रूप से अंकित के हाथों मारा जाएगा। अंकित द्वारा जीवन मृत्यु की लड़ाई का प्रस्ताव रखते ही पूरा मैदान हंगामे में डूब गया। सबका यही मानना था कि गंगा इस तरह की लड़ाई के लिए सहमत नहीं होगा। लेकिन गंगा ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, जीवन मृत्यु की लड़ाई, यही मैं चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। सबकी नज़रों में गंगा का अंकित को चुनौती देना ही पहले से बहुत बड़ा कदम था, और अब जीवन मृत्यु की लड़ाई स्वीकार करना तो सीधा सीधा मौत को बुलाना था। लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने पहले ही गंगा की मौत देख ली हो। क्या डुअल रेल्म्स को समझने वाला इतना प्रतिभाशाली युवक आज यहीं खत्म हो जाएगा? कितनी मूर्खता है। जीवन मृत्यु की लड़ाई स्वीकार करके तुमने अंकित को तुम्हें मारने का पूरा अधिकार दे दिया। ओमकार ने गंगा को घूरते हुए अपने होठों पर एक खतरनाक मुस्कान लाए।
वो मन ही मन बोला, अफसोस कि मैं खुद इसे नहीं मार सकता। हम्फ, तुमने जीवन मृत्यु की लड़ाई स्वीकार करने की हिम्मत की, अब तुम मर चुके हो। अंकित को भी उम्मीद नहीं थी कि गंगा इतनी आसानी से यह प्रस्ताव मान लेगा। उसने गंगा को घूरा, व्यंग्य से मुस्कुराया, फिर मंच की ओर मुड़कर हाथ जोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, डीन, प्रिंस ऑफ इंपीरियल एग्जीक्यूशन, गंगा ने जीवन मृत्यु की लड़ाई स्वीकार कर ली है। अगर इस लड़ाई में हम में से कोई मारा जाता है तो आशा है कि आप हमें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। बात सुनने में भले अच्छी लग रही थी, लेकिन असल में वह एलिसन को साफ साफ बता रहा था कि वह गंगा को मारने वाला है और बाद में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। एलिसन कुछ कह पाते उससे पहले ही राजीव जोर से बोला, तुम दोनों ने खुद ही जीवन मृत्यु की लड़ाई का फैसला किया है, तो कोई और तुम्हें कैसे जिम्मेदार ठहरा सकता है। चिंता मत करो, अगर गंगा तुम्हें मार भी देता है तब भी मैं उसे किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराऊंगा। राजीव को अंकित पर पूरा भरोसा था। उसके अनुसार ये लड़ाई एक तरफा होने वाली थी और अंत में मरने वाला सिर्फ गंगा ही होगा। अपनी बात रखने के बाद राजीव ने एलिसन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डीन, अगर गंगा मारा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें दखल देंगे। आखिर यह उनकी खुद की चुनी हुई जीवन मृत्यु की लड़ाई है। एलिसन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने राजीव की बात को नज़रअंदाज किया और गंगा की ओर देखकर गंभीरता से कहा, गंगा, तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। डीन, मैंने इस बारे में बहुत सोच लिया है, गंगा ने हाथ जोड़कर दृढ़ स्वर में कहा। एलिसन की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने हाथ हिलाया और एक 5धारी 5 पैटर्न शैनरेड तलवार गंगा की ओर उछाल दी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जीवित रहो, ये तलवार तुम्हारे लिए है। तलवार बिजली की तरह तेजी से आए और क्लैंग की आवाज के साथ गंगा के सामने अखाड़े में धंस गई। यह वही अखाड़ा था जिसने सैकड़ों लड़ाइयों को सहा था और एक शक्तिशाली अरे द्वारा संरक्षित था जिसमें कभी दरार नहीं आए। लेकिन अब तलवार उसमें धंसी हुई थी और उसकी गति अविश्वसनीय। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। ये थी अनडाइंग रेल्म के साधक की शक्ति। अगर एलिसन ने यह वार सीधे गंगा या अंकित पर किया होता तो दोनों में से कोई भी बच नहीं सकता था। धन्यवाद, डीन, गंगा ने तुरंत तलवार निकाल ली। हालांकि उसके पास पहले से ही एक 5धारी सौर तलवार थी, लेकिन उसमें शार्प वेपन पैटर्न्स थे जो उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। एलिसन द्वारा दी गई तलवार में फायर टाइप वेपन पैटर्न्स थे जो उसके फायर ड्रैगन इंटेंट के साथ पूरी तरह मेल खाते थे, जिससे वह अपनी शक्ति और बढ़ा सकता था। ये साफ था कि यह तलवार सोच समझकर उसे दी गई थी। भले ही एलिसन ने उसे डांटा था, लेकिन वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था और उसकी मदद करना चाहता था। इससे गंगा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन ये देखकर राजीव नाराज हो गया और बोला, डीन, क्या यह उचित है कि आप युद्ध से ठीक पहले उसे हथियार दे रहे हैं? एलिसन शांत रहा और व्यंग्य से बोला, अगर निष्पक्षता की बात करें तो क्या अंकित को भी अपनी कल्टिवेशन लेवल घटाकर सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण तक नहीं लाना चाहिए? ये सुनकर राजीव चुप हो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर ऐसा हुआ तो अंकित के लिए गंगा को हराना असंभव हो जाएगा, क्योंकि समान स्तर पर गंगा लगभग अजेय था। हे राजीव हल्के से हंसा और एलिसन की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने स्टोरेज रिंग से एक 3 मीटर लंबा स्लिवर का भाला निकाला। उस भाले का सिर त्रिकोणीय था, पीछे ड्रैगन का सिर बना हुआ था और उसके नीचे रिवर्स स्केल्स थे। उसमें 6 शैनग्रेड पैटर्न्स खुदे हुए थे। यह एक 6 पैटर्न शैनग्रेड भाला था और साधारण नहीं। राजीव ने उसे अंकित की ओर फेंका। अंकित, ये सिल्वर ड्रैगन स्पीयर लो। भाला हवा को चीरता हुआ क्लैंग की आवाज के साथ अखाड़े में धंस गया। इस वार की ताकत और गति भी तलवार से कम नहीं थी। ये देखकर सभी लोग चौंक उठे। द सिल्वर ड्रैगन स्पीयर, सच में वही? क्या यह वही भाला है जिसे मास्टर अर्पित सी ने बनाया था? हाँ, वही जो बाद में राजीव के पास आ गया था। पूरे मैदान में हलचल मच गई। कई भाला उपयोग करने वाले लोग उस भाले को लालच भरी नजरों से देखने लगे। गंगा की आंखों में भी एक अलग चमक आई। उसे अर्पित सर के बारे में पता था। वह ब्लैक स्टार का सबसे महान हथियार निर्माता था। उसके बनाए हथियार कभी साधारण नहीं होते। हालांकि गंगा की तलवार उसके लिए उपयुक्त थी, लेकिन मूल्य और शक्ति के हिसाब से सिल्वर ड्रैगन स्पीयर उससे कहीं ज्यादा कीमती था।
ये ब्लैक स्टार के टॉप 10 सिक्स पैटेंट वेपन्स में से एक था। इस भाले के साथ अंकित की ताकत कम से कम 10% बढ़ जाएगी, और विशेषज्ञों की लड़ाई में 10% का अंतर बहुत बड़ा होता है। अंकित ने भाला उठाया, उसकी आंखों में चमक आई और वह मुस्कुराया। असल में मुझे गंगा को मारने के लिए इस सिल्वर ड्रैगन स्पीयर की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इंपीरियल एक्सिक्यूशनर ने ये दिया है तो मैं आपका आभारी हूँ। अंकित के पास जब शक्तिशाली सिक्स पैटेंट शैन वेपन सिल्वर ड्रैगन स्पीयर आ गया, तब भी वह घमंड दिखा रहा था। ये देखकर कई लोग असंतुष्ट हो गए। एलिसन ने भौहें सिकोड़ ली। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो वह गंगा को तलवार नहीं देता। अब जब अंकित के पास सिल्वर ड्रैगन स्पीयर है तो इससे न केवल 5 पैटेंट मिस्टिक स्वॉर्ड का फायदा खत्म हो गया, बल्कि उसकी ताकत और भी बढ़ गई। राजीव शांत रहा और बोला, ठीक है, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। तुम्हारी जीवन मृत्यु की लड़ाई जल्द शुरू होनी चाहिए। रेफरी, तुम शुरुआत की घोषणा कर सकते हो। रेफरी ने सिर हिलाया और घोषणा करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक आवाज आए। नहीं, रुको। आवाज तेज थी, लेकिन कमजोर भी, मानो किसी घायल व्यक्ति की हो। सबने उस दिशा में देखा और पाया कि वह नगीना थी, जो रोमा की पीठ पर लेटी हुई थी। नगीना अभी अभी होश में आई थी। जैसे ही उसने सुना कि गंगा अंकित के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई करने वाला है, वह घबरा गई और तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट कोई बच्चों का खेल है जहां कोई भी आकर हंगामा कर सकता है? राजीव की आंखों में क्रोध चमका और उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह गंगा को मारना चाहता था, इसलिए वह इस लड़ाई से खुश था, लेकिन वह किसी और को बीच में दखल देने नहीं देना चाहता था। गंगा ने नगीना की ओर देखा, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। गिनी, चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। नगीना ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला था और चिंता से भरा हुआ। वह जल्दी से बोली, सीनियर ब्रदर, मुझे पता है आप मजबूत हैं, लेकिन आपकी कल्टिवेशन लेवल उससे कम है। आपका हथियार भी उतना अच्छा नहीं है। वह राजपरिवार का सदस्य है, उसने जरूर कई शक्तिशाली टेक्निक्स सीखी होंगी। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चुप रहो। क्या तुम मरना चाहती हो? राजीव गुस्से से पागल हो गया। उसने हाथ उठाया और नगीना की ओर एक लाइट बीम छोड़ दी। लेकिन एलिसन पहले से तैयार था और उसने तुरंत उस वार को रोक दिया। राजीव ने ठंडी नजरों से एलिसन को देखा और कहा, डीन, इसका क्या मतलब है? क्या कोई भी इस सम्मेलन में आकर हंगामा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, एलिसन ने शांत स्वर में कहा, फिर रोमा की ओर देखकर बोला, नगीना को वापस ले जाओ और उसका इलाज करो, उसे और परेशानी खड़ी करने मत दो। रोमा समझ गई कि एलिसन उसकी बहन को बचा रहा है। उसने तुरंत सिर हिलाया, नगीना को उठाया और जल्दी से वहां से चली गई। नगीना गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सीनियर ब्रदर, आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। वह बहुत परेशान थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, इसलिए उसने टेलीपैथी के जरिए गंगा को समझाने की कोशिश की। नगीना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय लेकर रहूंगा, गंगा ने जवाब दिया। जब नगीना धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई, तब उसने मुड़कर अंकित की ओर देखा। नगीना के जाने पर राजीव असंतुष्ट दिखा। उसने एलिसन की ओर देखा और कहा, डीन, आपके ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिष्य सच में बहुत असभ्य हैं, बार बार सम्मेलन में बाधा डाल रहे हैं। एलिसन ने लापरवाही से जवाब दिया, चिंता मत करें ब्रदर ऋषु जी, वापस जाकर मैं उन्हें सिखा दूंगा। ये सुनकर राजीव और भी नाराज हो गया। उसने गंगा की ओर देखा और गुप्त रूप से अंकित से कहा, गंगा को मार दो और उसका शरीर भी पूरा न छोड़ा जाए। ये सुनकर अंकित ने तुरंत जवाब दिया, जी ग्रेट ग्रैंडफादर। इसके बाद उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए गंगा की ओर देखा, मूर्ख, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मुझे चुनौती देने और जीवन मृत्यु की लड़ाई स्वीकार करने की हिम्मत की, ये तो सीधा आत्महत्या है। गंगा शांत रहा। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, उसकी ट्रू एसेंस उफान मारने लगी और उसका आभामंडल अचानक बढ़ गया। वह पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार था। अंकित ने तिरस्कार से देखा और रेफरी को इशारा किया। रेफरी ने तुरंत घोषणा की, गंगा बनाम अंकित जीवन मृत्यु की लड़ाई शुरू होती है। जैसे ही घोषणा खत्म हुई, अंकित ने तुरंत हमला कर दिया।
लॉन्ग ललित, उसने सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को आगे बढ़ाया और उससे एक भयंकर गर्जना की आवाज निकली। हालांकि वह असली ड्रैगन जैसी नहीं थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि मानो उसमें कोई जंगली जानवर छिपा हो। क्षण भर में सिल्वर ड्रैगन स्पीयर के 6 वेपन पैटर्न सक्रिय हो गए और उसकी शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। भाला वही था, लेकिन अब वह देखने में एक ड्रैगन जैसा लग रहा था। ड्रैगन ने अपना सिर उठाया, दांत दिखाए और गंगा को घूरने लगा। उसी क्षण अंकित के हाथ से एक तूफानी ऊर्जा निकली, जो भाले के पीछे से शुरू होकर पूरे भाले को लपेटते हुए आगे बढ़ी और उसकी नोक तक पहुंची। ये था उसका स्टॉर्म इंटेंट। हालांकि उसने स्टॉर्म इंटेंट के 8 स्तर समझ लिए थे, लेकिन उसने केवल 6ठा स्तर ही इस्तेमाल किया। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था कि 6ठा स्तर ही गंगा को हराने के लिए काफी है। चारों दिशाओं, विंड, फॉरेस्ट, फायर, माउंटेन की ऊर्जा एकत्रित होकर उसके हमले को और भी शक्तिशाली बना रही थी। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। ये समझना मुश्किल था कि यह ट्रू एनर्जी के विस्फोट से हुआ या तूफानी शक्ति से। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर की नोक से एक घूमती हुई स्पीयर लाइट निकली, जो तूफान के साथ मिलकर एक विशाल क्षैतिज हरिकेन की तरह गंगा की ओर बढ़ी। उस बवंडर के केंद्र में एक ड्रैगन का सिर दिखाई दे रहा था, जो असली हमला था। बाहर का तूफान तो सिर्फ भ्रम था, असल वार उस ड्रैगन हेड में छिपा हुआ था। धड़ाम! भाले की रिवर्स स्केल ने हवा को चीर दिया और एक गूंजती हुई गर्जना पैदा की, जैसे किसी ड्रैगन की दहाड़। क्षण भर में आसमान का रंग बदल गया। ऊपर उड़ रही ज्वालामुखी की राख भी इस शक्ति से प्रभावित होकर बिखर गई। लावा की चमकती लाल रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। बहुत शक्तिशाली। उसने अभी तक 8-फोल्ड स्टॉर्म इंटेंट भी इस्तेमाल नहीं किया, और हमला इतना भयानक है। अंकित सच में सदर्न 9 काउंटीज के राज परिवार का सबसे शक्तिशाली युवक है। सभी लोग उसके हमले को देखकर दंग रह गए। प्रतियोगियों के मंच पर बैठे लोगों के चेहरे भी गंभीर हो गए। पहले के मुकाबलों में उन्होंने अंकित को इतनी ताकत दिखाते हुए नहीं देखा था। कई लोग सोचते थे कि शायद वे उसे हरा सकते हैं, लेकिन अब साफ था वह अभी भी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था, फिर भी इतना खतरनाक था। अगर वह पूरी ताकत लगाएगा तो उसे कौन हरा सकता है? लेकिन एक बात सबको अजीब लगी, गंगा उतना भी अलग नहीं दिखता था। फिर अंकित ने उसके खिलाफ इतना शक्तिशाली हमला क्यों किया? केवल ओमकार और वीरू ही इसका कारण जानते थे, क्योंकि अंकित जानता था कि गंगा का असली स्तर सोल कंडेंसेशन रेल्म के अंतिम चरण का है, और उसकी ताकत इतनी है कि वह सरस और रवीना को पल भर में मार सकता है। इसलिए अंकित ने उसे हल्के में नहीं लिया और शुरुआत से ही पूरी ताकत के करीब हमला किया। गंगा मर चुका है। ओमकार ने गंगा की ओर देखा, उसकी आंखों में ठंडी चमक झलक रही थी। हालांकि अंकित को ये पूरा विश्वास नहीं था कि उसका हमला निश्चित रूप से गंगा को मार देगा, लेकिन ये गंगा को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर करने और उसकी असली शक्ति की सीमा देखने के लिए पर्याप्त था। बेशक अंकित ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। जब अंकित पूरी ताकत से लड़ता है तो वह एक भयावह शक्ति बन जाता है। भले ही ओमकार ने जुबेर से प्राप्त गोलियां खा ली थीं, फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। जहां तक गंगा का सवाल है, ओमकार को विश्वास नहीं था कि वह अंकित के पूरी ताकत से लड़ने पर उसका मुकाबला कर सकता है। सागर ने अंकित की दिव्य शक्ति ड्रैगन ललित को देखते हुए अफसोस के साथ सिर हिलाया और कहा, अफसोस है कि गंगा अंकित के हाथों मर गया, इसलिए अब मेरी बारी नहीं आए। मंच पर एलिसन का दिल धड़क उठा। ओह नहीं, क्या अंकित इतना शक्तिशाली हो गया है? उस क्षण जैसे ही अंकित ने चाल चली, सभी ने सोचा कि गंगा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसी क्षण गंगा ने भी चाल चली। उसके हाथ में मौजूद 5 पैटर्न्ड मिस्टिकल स्वॉर्ड के रून सक्रिय हो गए और एक उग्र अग्नि शक्ति पूरी तलवार में फैल गई। ट्रू एसेंस एक के बाद एक 9 सितारों में संघनित हुआ, जो फैलकर एक विशाल दीवार बन गया जिसने रास्ता पूरी तरह से रोक दिया। फायर ड्रैगन का सार और गले का सार भी उसी समय मुक्त हो गया। हालांकि गंगा ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। उसकी ट्रू एसेंस अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रवाहित हो रही थी, और उसकी डिवाइन सोल भी सक्रिय थी, जो शक्ति को चरम सीमा तक नियंत्रित कर रही थी और ऐसी भयानक आक्रमण शक्ति छोड़ रही थी कि आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। गर्जना!
फायर ड्रैगन दहाड़ा और हवा पर सवार होकर 9 स्टार्स अलाइनमेंट के साथ मिलकर दिव्य शक्ति ड्रैगन क्लैंग से टकरा गया। यह वही दिव्य शक्ति और कलात्मक अवधारणा थी, लेकिन इस 9 स्टार्स अलाइनमेंट की शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। जहां तक लॉन्ग ललित का सवाल है, उसकी शक्ति 9 सितारों के संरेखण द्वारा दबा दी गई थी। ये कैसे संभव है? ये देखकर सभी भयभीत हो गए। क्या ये हो सकता है कि गंगा ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग ही नहीं किया था? यह उसकी असली शक्ति है। यह अविश्वसनीय है। वह केवल सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में है। कहा जाता है कि उसने स्टार टेक्निक का अभ्यास किया है। उसने अभी तक अपनी स्टार एनर्जी का उपयोग भी नहीं किया है, और उसकी लड़ाई की शक्ति पहले से ही इतनी भयानक है। क्या वह सच में अंकित का मुकाबला कर सकता है? धड़ाम! जैसे ही सभी लोग स्तब्ध थे, एक जोरदार धमाके ने सबको होश में ला दिया। 9 स्टार्स अलाइनमेंट आगे बढ़ा और क्षैतिज रूप से घूमती दिव्य शक्ति को चकनाचूर कर दिया, और बवंडर के केंद्र में छिपे ट्रू एसेंस ड्रैगन हेड को उजागर कर दिया। ड्रैगन का सिर भयानक और प्रभावशाली था, लेकिन जैसे ही वह 9 स्टार्स अलाइनमेंट के संपर्क में आया, तुरंत चकनाचूर हो गया। ऊर्जा फट पड़ी, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। जैसे ही ट्रू एसेंस की अराजक धारा बाहर फैली, दर्शकों में भय भर गया। कई लोगों को लगा कि वे भी इस अराजक धारा को सहन नहीं कर सकते। अंकित और गंगा से लड़ना तो दूर की बात है, ये दोनों बस बहुत ही शक्तिशाली हैं। सौभाग्य से एक सू डिफेंसिव अरे मौजूद था, अन्यथा यदि ये अराजक ट्रू एसेंस की धाराएं अखाड़े से बाहर निकल जाती तो अनगिनत लोग मर जाते। 9 स्टार्स अलाइनमेंट ने निनेन स्टार्ट को परास्त कर दिया, लेकिन उसकी गति कम नहीं हुई और वह अंकित की ओर बढ़ा। खून! अंकित ने ठंडे स्वर में फुफकारा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में हल्की अवमानना भी झलक रही थी। क्षण भर में उसने मूवमेंट टेक्निक शैडो विंड स्टेप का उपयोग किया। एक तेज हवा पूरे क्षेत्र में फैल गई और अंकित के चारों ओर की ऊर्जा बिखर गई, जिससे वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, केवल एक धुंधली परछाई छोड़कर। 9 स्टार्स अलाइनमेंट उसे नहीं छू सका, बल्कि वह शून्य को चीरते हुए फॉर्मेशन की अदृश्य दीवार से टकरा गया। गड़गड़ाहट ऊर्जा विस्फोटित हुई, अदृश्य दीवार के साथ फैलती हुई, लहरों की तरह टकराकर उफान मारती हुई। तुम में कुछ कौशल है, लेकिन तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। अखाड़े में एक गर्व भरी आवाज गूंजी। यह अंकित था। सभी लोग ध्यान से अखाड़े को देखने लगे, लेकिन मंच पर बैठे लोगों के अलावा कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि अंकित कहाँ है। क्या गति है! ये तो मेरी विंड फॉलोज शैडो टेक्निक से भी तेज है। वीरू ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। ओमकार ने सिर हिलाया और कहा, आखिरकार ये शाह गुप्ता परिवार की मूवमेंट टेक्निक है। भले ही यह केवल मिड ग्रेड शैन लेवल टेक्निक है, फिर भी यह अधिक उन्नत है। विजय ने उपहास करते हुए कहा, इस गति पर गंगा तो युवा राजकुमार के कब्जों का किनारा भी नहीं छू पाएगा। जो लोग पहले ही अंकित के प्रति निष्ठा जता चुके थे, उन्हें लगा कि परिणाम तय हो चुका है। गंगा अभी तक इसलिए नहीं हारा है क्योंकि अंकित उसके साथ खेल रहा है। गंगा, क्या तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो? आओ, मुझ पर हमला करो। अखाड़े में अंकित दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। गंगा ने अपनी ट्रू एसेंस को अपनी आंखों में केंद्रित किया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे केवल धुंधली आकृतियां ही दिखाई दीं। वह अंकित की एक झलक भी नहीं पकड़ सका। फिर भी वह बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में शैडो विंड स्टेप मूवमेंट टेक्निक का विवरण दर्ज है, जिसमें इसके फायदे और नुकसान विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ तक कि शैडो विंड स्टेप को तोड़ने के कई तरीके भी बताए गए हैं। अंकित ने पहले ही शैडो विंड स्टेप में अच्छी महारत हासिल कर ली थी, लेकिन इसमें एक घातक कमजोरी थी जिसे उसने खुद नहीं पहचाना था। लेकिन गंगा ने उसे पहचान लिया। मार्शल आर्ट्स की वर्ल्ड में गति को ही रक्षा तोड़ने का एकमात्र तरीका माना जाता है। ये कथन पूरी तरह से सही नहीं है। कमजोरियां या ताकत की कमी जैसे कारक गति के लाभ को खत्म कर सकते हैं। यदि अंकित हमला करने की हिम्मत करता है, तो वही उसकी हार का क्षण होगा। गंगा ने मन ही मन सोचा, अपनी तलवार पकड़े हुए अखाड़े में खड़ा रहा। उसका चेहरा बेहद शांत था। उसने अखाड़े की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अंकित, क्या तुम्हारी बस इतनी ही क्षमता है, चूहे की तरह छिपना? अगर हिम्मत है, तो सामने आकर मुझसे लड़ो। घमंडी!
अंकित ने ठंडी फुफकार भरी और अचानक अखाड़े के ऊपर से एक भाले की रोशनी नीचे गिरी जो गंगा पर हमला कर रही थी। किसी ने भी अंकित को नहीं देखा। वह भाले की रोशनी मानो शून्य से प्रकट हुई थी। हालांकि इस भाले के वार की शक्ति अधिक नहीं थी, उसकी गति भी पर्याप्त तेज नहीं थी। गंगा तेजी से हिला, 10 मीटर से अधिक दूर हट गया और भाले की रोशनी जोरदार धमाके के साथ अखाड़े की सतह से टकराए। अखाड़ा एक अरे द्वारा संरक्षित था जिसने उस दिव्य शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया और अखाड़े की सतह बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। केवल अनडाइंग रेल्म के कल्टिवेटर्स जैसे एलिसन और राजीव ही इस अखाड़े को नुकसान पहुंचा सकते थे। गंगा उस प्रकाश किरण से बच गया, लेकिन वह अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि अखाड़े के ऊपर से किसी और दिशा से एक और किरण उस पर हमला करने आ गई। सौभाग्य से अंकित की मूवमेंट टेक्निक केवल गति बढ़ाती है, हमला करने की गति नहीं। अन्यथा गंगा के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। भाले की रोशनी को फिर से आते देख गंगा ने तुरंत विंड इंटेंट का उपयोग किया और उससे बच गया। लेकिन इसके बाद पूरे अखाड़े में चारों ओर से भाले की रोशनियां निकलने लगीं और गंगा को लगातार उनसे बचना पड़ा। वह पलटकर हमला नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा ये भाले की रोशनियां मानो शून्य से प्रकट हो रही थीं, जिससे ये पता लगाना असंभव था कि वे कहां से आएंगी और उनसे बचना बेहद कठिन था। बेशक दूसरों की नज़र में स्थिति ऐसी ही थी, वास्तव में इस समय की स्थिति पूरी तरह से गंगा के कंट्रोल में थी। दूसरों को लगा कि अंकित गंगा के साथ खेल रहा है। असल में गंगा ही अंकित के साथ खेल रहा था और वह अंकित को हराने के मौके का इंतजार कर रहा था। अंकित की शैडो विंड स्टेप बहुत तेज है, आपको कभी पता नहीं चलता कि हमला कहां से आएगा। गंगा बस अपनी जान बचाने के लिए भागता रह सकता है। ये लड़ाई पहले ही तय हो चुकी है। क्या गंगा के पास इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? जैसे जैसे गंगा अखाड़े में भाले की रोशनी की बारिश से बचने के लिए मजबूर हो रहा था, उसका समर्थन करने वाले लोग चिंता में अपनी सांस रोके हुए थे। हा 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 हा, पागलपन भरी हंसी पूरे अखाड़े में गूंज उठी। अंकित ने उपहास करते हुए कहा, गंगा, क्या बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी और तुम मुझसे जीवन मृत्यु की लड़ाई की चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम्हारे पास और कौन से कौशल हैं? दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। इस समय अंकित अत्यंत उत्साहित और बेहद घमंडी था। गंगा पूरे ब्लैक स्टार पर होली एम्परर के अलावा एकमात्र कल्टिवेटर है जिसने डुअल रेल्म्स को समझा है। वह एक ऐसा प्रतिभाशाली जीनियस है जिसकी क्षमता बेहद भयावह है। यदि इस जीनियस को मार दिया जाए तो यह निश्चित रूप से अंकित के जीवन के रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ देगा। उस समय उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी और स्वाभाविक रूप से उसे शाह गुप्ता परिवार का ध्यान मिलेगा। ये भी संभव है कि उसे होली एम्परर द्वारा बुलाया जाए। यही वो चीज़ थी जिसकी अंकित सबसे अधिक प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक अखाड़े में लगातार हो रही भाले की चमक रुक गई और अंकित का शरीर अखाड़े के ऊपर प्रकट हुआ। वह गर्व से खड़ा था। गंगा को नीचे देखते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत कमजोर हो, तुम बस मेरे साथ खेलने के लायक हो। अब मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम्हें एक बार मुझ पर हमला करने देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम पूरी ताकत से लड़ते हो तो कितने शक्तिशाली हो। इन शब्दों ने दर्शकों में हलचल मचा दी। वहीं खड़े रहकर गंगा को हमला करने देना, ये स्पष्ट रूप से उसका अपमान था। हालांकि अंकित बहुत शक्तिशाली था और ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरों को नीचा दिखाने का पूरा अधिकार है। गंगा को अंकित के साथ बेकार की बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने हल्के से अपना हाथ घुमाया और एक तलवार की किरण छोड़ी जो आसमान की ओर बढ़ती हुई सीधे अंकित की ओर गई। क्या तुमने हार मान ली? क्या बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? अंकित ने तिरस्कार भरा भाव दिखाया और बचने की भी कोशिश नहीं की। उसने हाथ हिलाया और एक भाले का वार किया। भाले की रोशनी सघन थी और उसमें 6 स्तर के स्टॉर्म इंटेंट की शक्ति समाहित थी। धड़ाम! गंगा की तलवार की रोशनी टुकड़ों में बिखर गई। भाले की रोशनी ने अपना हमला जारी रखा, ऊपर से नीचे उतरते हुए मानो गंगा को 2 हिस्सों में काटने के इरादे से आ रही थी। इस समय भी अंकित ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। उसके पास 8th लेवल स्टॉर्म इंटेंट था, फिर भी उसने केवल 6 स्तर की शक्ति का उपयोग किया। यह आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही अहंकार भी। सबसे बढ़कर यह उसकी असाधारण शक्ति को दर्शाता था।
यदि वह 8वें स्तर की शक्ति छोड़ दे तो उसकी युद्ध शक्ति कितनी भयावह होगी। सभी लोग अंकित की लड़ाई की क्षमता देखकर स्तब्ध थे। ये शाह गुप्ता परिवार के श्रेष्ठ योद्धा हैं, इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तेज हवा की आभा के साथ गंगा अविश्वसनीय गति से हिला और ऊपर से आती भाले की रोशनी से बच गया। लेकिन जैसे ही वह हिला, सभी ने देखा कि अंकित अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया, मानो वो शून्य से गायब होकर आया हो। वह गति भयावह थी, बहुत तेज। ओमकार ने आश्चर्य से कहा, उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। वह जानता था कि अंकित के खिलाफ लड़ाई में वह हार जाएगा। सागर का चेहरा भी गंभीर हो गया और उसने बुदबुदाते हुए कहा, लगता है कि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में पहले स्थान के लिए मेरी सबसे बड़ी टक्कर अंकित ही है। इस समय अंकित गंगा के पीछे प्रकट हो चुका था और सभी को लगा कि लड़ाई अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि गंगा पीछे से अचानक हुए हमले को झेल ही नहीं सकता था। इतनी कमजोर क्षमता के साथ तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और पहला स्थान पाने का सपना देखते हो। गंगा, तुम बहुत कमजोर हो। गंगा के पीछे खड़े अंकित ने व्यंग्य किया और अपनी सिल्वर ड्रैगन स्पीयर उठाकर उसे गंगा की पीठ में घोंपने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने अपना हथियार उठाया, गंगा के बाएं बगल के नीचे से एक अत्यंत सघन तलवार की किरण निकली, जो सीधे उसके पास खड़े अंकित की ओर बढ़ी। ये प्रकाश अत्यंत सघन था, स्पष्ट रूप से पहले से तैयार किया गया जाल था, जो अंकित के फंसने का इंतजार कर रहा था। हालांकि यह ट्रू लाइट केवल तलवार की धार जितनी पतली थी, इसमें फायर ड्रैगन का सार और गले का सार समाहित था। इसकी आक्रमण शक्ति इतनी भयानक थी कि यदि यह अंकित को लगती तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। तुमने पहले से ही यह अनुमान लगा लिया था। अंकित चौंक गया। उसने सिल्वर ड्रैगन स्पीयर से रोकने के बजाय शैडो विंड स्टेप का उपयोग कर बचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह हिलने वाला था, अचानक उसके पिंडली में तेज दर्द हुआ, मानो किसी जीव ने जोर से काट लिया हो। उसने नीचे देखा और पाया कि यह सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि सच में काटा गया था। ये कैनन था जिसने हमला किया था। पहले ही सोल कंडेंसेशन के शिखर स्तर तक पहुंच चुका कैनन कुछ प्रारंभिक वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स से भी कम नहीं था, और उसके जबड़ों की काटने की शक्ति बेहद भयानक थी। उस एक काटने के साथ ही अंकित के शरीर में इकट्ठा ट्रू एसेंस तुरंत बिखर गया और उसके दांत अंकित की टांग में गहराई तक धंस गए। तेज दर्द से अंकित कराह उठा। सामने आती तलवार की किरण को देखकर वह कुछ भी सोच नहीं पाया और कैनन को साथ घसीटते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा। तभी कैनन द्वारा काटे गए घाव से 10,000 आइस सोल की शक्ति निकल पड़ी। उस भयानक ठंड ने अंकित की ट्रू एनर्जी को प्रवाहित होने से रोक दिया और उसकी गति तुरंत रुक गई। जिस टांग को कैनन ने काटा था, वह तुरंत मोटी बर्फ की लेयर से जम गई और पूरी तरह निष्क्रिय हो गई। आह, यह क्या हो रहा है? अंकित स्तब्ध रह गया। उसी क्षण की रुकावट में धड़ाम की आवाज के साथ तलवार की किरण उस पर आ लगी। पुफ! अंकित के मुंह से खून निकल गया, उसका चेहरा दर्द से बिगाड़ हो गया और वह कंट्रोल खोकर नीचे गिरने लगा। कैनन ने उसकी टांग को आधे रास्ते तक पकड़े रखा और फिर छोड़ दिया। जैसे ही कैनन ने छोड़ा, हड्डी टूटने की आवाज आई। कैनन ने उसकी निचली टांग को काट डाला था। यदि वह बर्फ से जमी नहीं होती तो उसकी टांग पूरी तरह अलग हो जाती। धड़ाम! सभी की हैरानी के बीच अंकित जोर से जमीन पर गिरा, कई बार उछला और खून खांसने लगा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। किसी ने भी गंगा के पलटवार को ठीक से देखा भी नहीं था कि अंकित अचानक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। स्पष्ट रूप से अंकित का पलड़ा भारी था और वह गंगा के पीछे आकर हमला करने ही वाला था। इस स्थिति में गंगा का हारना तय लग रहा था, लेकिन अंत में गंभीर रूप से घायल अंकित हुआ। स्थिति ने एक अप्रत्याशित और अजीब मोड़ ले लिया। अभी क्या हुआ? क्या गंगा ने पहले से अनुमान लगा लिया था? उसने ये कैसे किया? अंकित इतना तेज है कि उसे देख पाना भी असंभव है। वह अनुमान कैसे लगा सकता है? ओह सही, और वह कुत्ता, वह किस तरह का जीव है? उसने तो अभी अंकित की ट्रू एसेंस को भी जमा दिया था। होश में आने के बाद सभी लोग आश्चर्य से भर गए। इस अचानक बदलाव पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। प्रतियोगी सीट पर अंकित पर भरोसा रखने वाला ओमकार अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, "ये कैसे संभव है?
गंगा ने वास्तव में अंकित को घायल कर दिया। सागर ने भौं उठाई और सोचते हुए कहा, लगता है कि गंगा भी इतना सरल नहीं है। पूरे दर्शकों की आश्चर्यभरी नजरों के बीच गंगा हवा से उतरकर अखाड़े पर आया और डापाओ को पुकारा, इधर आओ डापाओ। भान भान भान। कैनन ने कुछ बार भौंका, जब तक कि गंगा ने उसे एक डेमन कॉ नहीं फेंका। तभी वह भौंकना बंद हुआ। डेमन कॉ को एक ही बार में निगल गया, फिर जमीन पर लेट गया, सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए खर्राटे लेने लगा। गंगा कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गया, फिर जल्दी से कैनन को अपने स्पेशल ब्रेसलेट में रख दिया। वो अंकित की ओर बढ़ा, जो भयभीत दिख रहा था, और जल्दी से खड़ा हो गया। उसने अपनी जमी हुई बाईं टांग की ओर देखा, उसकी आंखों में गंभीरता भर गई। अजीब बात यह थी कि तलवार की किरण साफ तौर पर अंकित की छाती पर लगी थी, और हालांकि उसने खून उगला, लेकिन उसकी छाती छिदी नहीं थी। इतनी नज़दीकी दूरी से भी वह बचाव कर सका, ये काफी अजीब था। गंगा ने ध्यान से देखा और पाया कि अंकित के फटे कपड़ों के नीचे एक सोरा आमा था, जिससे ये समझ में आया कि वह तलवार की किरण के हमले को सह सका। हालांकि तलवार के वार का प्रभाव फिर भी अंकित को गंभीर रूप से घायल कर चुका था। इसके अलावा उसकी निचली टांग गंगा द्वारा काट ली गई थी। अब अंकित की युद्ध क्षमता कम से कम आधी रह गई थी, और वह गंगा का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसके लिए शैडो विंड स्टेप का उपयोग करना भी असंभव था। हालांकि मूवमेंट टेक्निक्स ट्रू एनर्जी पर निर्भर करती हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कदमों की चाल भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपकी टांग टूट जाए तो आप किसी भी मूवमेंट टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकते, जब तक कि वह पंखों के सहारे उड़ने वाली तकनीक न हो। अन्य फुटवर्क टेक्निक्स का उपयोग संभव नहीं है। ओह नहीं, युवा राजकुमार की टांग काट दी गई है और वह तलवार के वार से गंभीर रूप से घायल भी है। मुझे डर है कि वह गंगा को नहीं हरा पाएगा, विजय ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। सोभित ने सोचा, ओह नहीं, पता नहीं युवा राजकुमार के पास कोई और ट्रम्प कार्ड है या नहीं। अगर नहीं, तो मुझे डर है कि वह इस लड़ाई में गंगा से हार जाएगा। सिर्फ हार ही नहीं, बल्कि मारा भी जाएगा। यह उनके बीच जीवन मृत्यु की लड़ाई है, विजय ने गंभीर स्वर में कहा। ओमकार का चेहरा उन दोनों से भी ज्यादा खराब था, क्योंकि वह जानता था कि गंगा ने अभी तक सोल कंडेंसेशन रेल्म के अंतिम चरण की शक्ति भी नहीं दिखाई है, और न ही उसने स्टार एनर्जी का उपयोग किया है। यदि गंगा पूरी ताकत से लड़ता तो वह अभी अंकित को पूरी तरह कुचल देता। हालांकि ओमकार को अंकित की जिंदगी या मौत की चिंता नहीं थी। उसे इस बात ने उलझन में डाल दिया था कि जब कोई भी अंकित की शैडो विंड स्टेप को देख नहीं सकता, तो गंगा ने उसका अनुमान कैसे लगा लिया। गंगा, तुमने वो अनुमान कैसे लगाया? कोई भी मेरी शैडो विंड स्टेप की कमजोरी नहीं देख सकता। जैसे ही अंकित ने गंगा को अपनी ओर आते देखा, उसने अपनी सिल्वर ड्रैगन स्पेयर को कसकर पकड़ा और उग्र चेहरे के साथ चिल्लाया। इस समय उसकी बाईं टांग जमी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था, जिससे वह बेहद अस्तव्यस्त दिख रहा था। गंगा उसकी ओर बढ़ता हुआ शांत स्वर में बोला, तुमने खुद कहा था, तुम्हारी शैडो विंड स्टेप में खामियां हैं। दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन मैंने देख ली। सच तो यह है कि मैंने शुरुआत से ही देख लिया था। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे भाले के हमलों से मजबूर होकर भाग रहा था? सच्चाई जानकर अंकित गुस्से से दांत पीसने लगा। उसने अपनी सिल्वर ड्रैगन स्पेयर गंगा की ओर तान दी और गरजकर बोला, तुम हरामी, तुमने मुझे खेलने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही उसने बात खत्म की, सिल्वर ड्रैगन स्पेयर से एक प्रकाश किरण निकली और सीधे गंगा की ओर बढ़ी। लौंग ललित, यह वही दिव्य शक्ति थी, लेकिन इस बार अंकित ने जरा भी लापरवाही नहीं की और सीधे 8वें स्तर की शक्ति छोड़ दी। दुर्भाग्य से उसकी बाईं टांग जमी हुई थी, वह गंभीर रूप से घायल था, उसकी ट्रू एनर्जी का प्रवाह बाधित था, और वह अपनी पूरी युद्ध शक्ति नहीं दिखा सकता था। हालांकि उसमें 8 स्तर की अवधारणा थी, फिर भी इस भाले की शक्ति पहले से कम ही थी। गंगा ने आसानी से भाले की शक्ति ड्रैगन्स क्लैंग को तोड़ दिया और अपनी तलवार पकड़े हुए कदम दर कदम अंकित की ओर बढ़ता गया। अपने भाले के वार को रोका हुआ देखकर अंकित का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया और उसकी आंखों में भय भर गया। रुको, मुझे बताओ, वह कुत्ता क्या है? अचानक अंकित चिल्लाया। पता नहीं वह समय खींच रहा था या सच में जिज्ञासु था।
इंडियन रूरल डॉग, क्या इसके बारे में कभी नहीं सुना? गंगा मुस्कुराया। आज डापाओ के प्रदर्शन से वह काफी संतुष्ट था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार संवाद काफी सहज रहा और कैनन स्पेशल ब्रेसलेट के अंदर जिद करके बैठा नहीं रहा। इंडियन रूरल डॉग, अंकित ने खुद से बड़बड़ाया इस शब्द के बारे में सोचते हुए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। वह अपने विचारों से बाहर आया और देखा कि गंगा पहले ही उससे 5 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका था। वह घबराकर कुछ कदम पीछे हट गया और बोला, गंगा, यहीं रुक जाओ। गंगा नहीं रुका, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा और ठंडे स्वर में बोला, तुम आसानी से जूनियर सिस्टर नगीना को हरा सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर उसे घायल किया। इस मुकाबले में मैं उसके लिए न्याय मांगूंगा। तुम अपनी जान देकर उससे माफी मांगोगे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं शाह गुप्ता परिवार से हूँ। अंकित गरजा, उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। वह अपने शाही दर्जे से गंगा पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से ये तरीका गंगा पर काम नहीं आया। गंगा ने अपनी तलवार उठाई और गहरी आवाज में कहा, ये जीवन मृत्यु की लड़ाई है। तुमने खुद इसका प्रस्ताव रखा था। अब क्या तुम्हें मरने से डर लग रहा है? जैसे ही उसने ये कहा, गंगा की तलवार ठंडी चमक के साथ चमकी और अंकित की ओर वार कर दिया। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। शाह गुप्ता परिवार के किसी सदस्य को मारना, यह ऐसी बात थी जिसके बारे में अधिकांश लोग सोच भी नहीं सकते थे। खुलेआम शाह गुप्ता परिवार के सदस्य की हत्या करना तो और भी बड़ी बात थी। ये शाह गुप्ता परिवार का गंभीर अपमान था। भले ही पहले जीवन मृत्यु का समझौता हुआ हो, लेकिन यदि अंकित मर जाता तो सभी समझ सकते थे कि शाह गुप्ता परिवार गंगा को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा करने की हिम्मत केवल गंगा में ही थी। और एली के साथ अपनी पिछली दुश्मनी के कारण उसने पहले ही शाह गुप्ता परिवार को नाराज कर दिया था। इसलिए अंकित को मारना या न मारना अब ज्यादा फर्क नहीं डालता था। स्विश! सबकी स्तब्ध नजरों के बीच गंगा की तलवार नीचे गिरी। सघन ट्रू एसेंस से बनी तलवार की किरण अंकित का सिर अलग करने ही वाली थी। आर्मर शरीर की रक्षा कर सकता है, लेकिन सिर की नहीं। जब सभी को लगा कि अंकित अब गंगा के हाथों मारा जाएगा, अचानक मंच की दिशा से एक प्रकाश किरण निकली, जिसकी गति और ऊर्जा इतनी भयानक थी कि सबका दिल कांप उठा। बुरा हुआ। ट्रू लाइट की ऊर्जा तरंग को महसूस करते ही गंगा समझ गया कि कुछ गलत है, लेकिन वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपनी विंड इंटेंट को और बढ़ाया और अपनी तलवार की गति तेज कर दी, ताकि ट्रू लाइट के आने से पहले ही अंकित को मार सके। हालांकि वह और अंकित केवल आधा मीटर दूर थे, लेकिन उसकी तलवार की गति उस ट्रू लाइट से कम थी, जो 1000 मीटर दूर से आ रही थी। टन! एक जोरदार आवाज के साथ ट्रू लाइट गंगा के हाथ में पकड़ी तलवार से टकराए। ट्रू लाइट से एक शक्तिशाली बल निकला और गंगा को अपनी हथेली में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका हाथ फट गया और खून बहने लगा। ये दर्द इतना तीव्र था कि उसकी हड्डियों तक पहुंच गया। वह तलवार को मजबूती से पकड़ नहीं पाया। तलवार उसके हाथ से छूट गई। ट्रू लाइट का प्रभाव बेहद भयानक था। तलवार उड़ते हुए एक फ्लाइंग स्वॉर्ड की तरह अत्यधिक गति से दर्शकों की ओर बढ़ गई। हेलो गाइस, अब बाकी सीरीज़ के एपिसोड भी इसी चैनल पर आ जाएंगे। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सागा सीरीज़ वाले को। उस पर मैं एपिसोड डालना स्टार्ट करूँगा, अच्छी आवाज़ में डबिंग स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए आपको यहीं पर बने रहना है। मैं आपको सागा सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, उस पर अपडेट आते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कोलैबोरेशन के थ्रू आप वो चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस पर मिलेनियम मैच का योद्धा स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट है, बट इनकी जो स्टार्टिंग से अपलोडिंग नहीं होगी, वहाँ पर जो इसके आगे के एपिसोड है वहीं पर दूंगा। आज सारे यहीं पर है, बाकी कल वहाँ पर मैं डालूँगा, या फिर मैं आज शाम या सुबह तक अपलोड कर दूँगा। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे एपिसोड चारों सीरीज़ के। बाकी नई सीरीज़ भी मैं एक बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। सारे एपिसोड दे दूँगा, क्योंकि 2 दिन से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे, और जिसको सुनना है नई स्टोरी और आगे के एपिसोड बहुत जल्द आएंगे ऐप को डाउनलोड कर लेना। सागा सीरीज़ ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना।